Meeting is being recorded. पार्ट 2। 10th क्वेश्चन में देखो बेटा, इन द सर्किट शोन कुछ सेल्स दे रखे हैं, कुछ रेजिस्टेंस दे रखे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बी और डी के बीच में निकालना है टेक्निकली, और बाद में बोला है कि जी के अक्रॉस भी निकालना है। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल बैटरीज हैं, मल्टीपल रेजिस्टेंस है। इन क्वेश्चंस को करना बेहद आसान है। आपको सीरीज और पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन को यूज कर लो। क्या आप देख सकते हो, ई और एफ सीरीज में तो हैं, लेकिन एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं। सही यस बात। सर। और जी और एच ये भी सीरीज में है और एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं। तो बेटा सर्किट डायग्राम को अच्छे से बनाना सीखो, क्वेश्चन में बस उतना ही होता है। देखो ये अपना रेजिस्टेंस तो आ ही गया, बीच का 2 ओम। और ई और एफ में देखो, ई बड़ा है कि एफ बड़ा है, देखो तो ई बड़ा है तो ई की चलेगी। तो ई का मैंने कितना कर दिया, 1 ओम कर दिया, क्योंकि ई और एफ में बड़ा कौन है, ई बड़ा है, तो मैंने रिजल्टेंट 1 ले लिया, 2 - 1। और रेजिस्टेंस कितने कितने, 2 और 1 मतलब 3 ओम हो गया। वैसे ही जी और एच में देखो कौन बड़ा है, जी और एच में जी बड़ा है तो जी की चलेगी। और जी की इस तरीके से चलनी है, 2 वोल्ट फिर से। और रेजिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया 4 ओम। अब बेटा क्वेश्चन में क्या बचता है, मुझे सोच के बता। किसी भी पॉइंट का 0 वोल्ट हो मान गया ले, सर अब जैसे तो। मान ले मैंने यस 0 वोल्ट मान लिया, इसका एक्स मान लिया, खत्म है, करंट लिख दे तीनों इक्वल टू 0 कर दे। यस सर। तो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 का बनना चाहिए था, कुछ था ही नहीं इसमें, सिंपल सर्किट थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, 11th क्वेश्चन, हुआ क्या डाउट है? हो गया सर, वीट स्टोन डाउट बन है गया सर। 2 बार। हो गया व्हीटस्टोन। चलिए देखते हैं, कुछ बोल रहे डाउट है, एक बार हिंट दे देता हूँ मैं, क्वेश्चन इजी है। 11th क्वेश्चन, potential difference across the 400 ohm as measured by voltmeter of V of resistance 400 ohm is x by 3, then find x। देखो क्वेश्चन में ये जो वोल्ट मीटर है बच्चे, वोल्ट मीटर का खुद का रेजिस्टेंस भी 400 ओम दे रखा है, तो क्या 400 400 मिलकर ये 200 हो जाएंगे, पहली बात। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके 200 कर दो। जैसे आप इसको 200 में कन्वर्ट करोगे ना, सर्किट आपका बहुत सिंपल सा विड्थ ऑन ब्रिज में कन्वर्ट हो जाएगा। 100 ओम, 200 ओम, 200 ओम, 100 ओम, 100 ओम, ये बेकार हो गया। ये विड्थ ऑन ब्रिज ही तो है, क्लास में भी करवाया था। जैसे बेकार हुआ तो आपको पता लग गया कि ओवरऑल सर्किट में कितना करंट दौड़ेगा। क्वेश्चन में पूछा है बताओ वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग के लिए करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, आई इंटू आर कर देना, बस हो गया क्वेश्चन। कर पाओगे? ये वाला Yes, 100 sir. ओम को हटा दो ना, अब सर की सीरीज सर्किट बना लो, सीरीज सीरीज पैरेलल पैरेलल खेल के सॉल्व हो जाएगा, बीच में बन रहा है। सर वो दोनों को 200 लेके निकाले थे उसका ना, क्या निकाला था? तो 200 दोनों कंबाइन। 200 को दोनों को क्या कंबाइन कर दिया तो? नहीं वही पूछ रहे थे सर, कंबाइन। हाँ 200 कंबाइन कर दिया ना मैंने, ताकि मुझे बीच और बीच ढंग से दिखे। चलिए, तो ये सवाल 25 साल पहले 5 नंबर का था, देख रहे हो आज बच्चों से नहीं हो रहा, जिससे हो गया वो तो होना बनता है यार, आसान सवाल था ये, आज की डेट में आसान है, उस टाइम में नहीं था। सर पहले तो अच्छा क्वेश्चन आता था करंट इलेक्ट्रिसिटी, पिछला 5 साल में क्या क्या पूछा है 3 में। हाँ सर उस 2016 में टाइम पागल हो कहाँ गए थे में ना ये आसान लोग। था ये क्वेश्चन। यस सर, मतलब कुछ भी पूछ रहा है, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं करंट इलेक्ट्रिसिटी, अलग ही दुनिया में चल रहा है। हाँ क्या बोल रहा है दूसरा का बच्चा, क्या बोल रहा था? सर मतलब ये क्वेश्चन उस समय सर आसान काहे था सर। आसान नहीं था ना बच्चे, उस टाइम पे ये सब थियरी अभी जितना अपन पढ़ते हैं, जैसे व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया, और इतना डिटेल में अपन अलग अलग डायग्राम क्लास के अंदर इतने एग्जांपल लेते हैं, तो वो क्या लगता है 25 साल पहले इतने एग्जांपल भी नहीं होते थे नेचुरली। ये एग्जांपल इसलिए बने क्योंकि आईआईटी ने सवाल पूछे, इसलिए वो एग्जांपल बने, बाकी कहाँ से बनते हैं इस एग्जाम। चलो 12th क्वेश्चन, ये हुआ कि इसमें फट गई देख के ही। हो गया सर, बहुत इजी था। यस सर। हाँ तो इजी, बहुत इजी था, नेचुरली बहुत इजी था, लेकिन ऐसे बस ओपन सर्किट को केवीएल देख के लगाना, आधे लोगों को केसीएल। ये समझ नहीं आता करना क्या है क्वेश्चन में। हमेशा ध्यान रहे, अगर कभी भी सर्किट में कोई पॉइंट को ग्राउंड कर दिया, जैसे कि ये ग्राउंड का सिंबल है, तो बाय डिफॉल्ट ये हो जाएगा तुम्हारा पोटेंशियल 0 वोल्ट। 0। इसका मतलब है कि अब आपके पास किसी भी सर्किट में अगर ग्राउंडेड दे दिया, तब आपके पास वो चॉइस नहीं रही कि मैं किसी भी पॉइंट को 0 मान सकता हूँ, अब आप नहीं मान सकते। अगर सर्किट में कोई भी पॉइंट को ग्राउंड कर देंगे, तो फिर आपके पास जो एक फ्रीडम हुआ करता था
कि मैं किसी भी पॉइंट को जीरो मान लूंगा, अब वो आप नहीं मान सकते, ये बात ध्यान रखना। उस केस में अपने पास चॉइस नहीं है, क्योंकि आपको क्लियरली रेफरेंस दे दिया गया है, ये रेफरेंस है 0 वोल्ट का। 0 वोल्ट के रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ये 10 वोल्ट है, ये 15 वोल्ट है, ये -11 वोल्ट है, सबका पोटेंशियल इस जीरो रेफरेंस के फ्रेम में है। तो आप अपने मर्जी से किसी को भी जीरो नहीं मान सकते, इस पॉइंट को आपको एक्स मानना पड़ेगा। यस सर, एक स्टेप में आ जाएगा उससे केसीएल बस लगाने में। उसके बाद में सर दम 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 चारों वोल्ट चारों मीटर को सर्किट एक में लगाओ। क्या? तो वोल्ट मीटर को एक वायर मान सकते हैं क्या? वोल्ट मीटर का कुछ नहीं दे रखा तो उसको आइडियल मानोगे, उसको वायर मान लो। करंट जाएगा ही नहीं। ओपन कर लो ना, आइडियल लिखा हुआ है इतना क्लियर वर्ड्स में, इसका मतलब वोल्ट मीटर आइडियल है। वोल्ट मीटर आइडियल का मतलब है वो वैसे भी ओपन सर्किट है, करंट वैसे भी नहीं जाएगा। वोल्ट मीटर आइडियल कैसे बिहेव करता है पता है ना, बस वही काम करना है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, उसमें करंट नहीं जाएगा। सर उसमें ओपन होगा ना, बस हाँ बेटा, वही। ये वोल्ट मीटर को ओपन कर दो, बिल्कुल। ठीक है। तो उसमें जाएगा ही नहीं करंट, तो इसका मतलब इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, चारों में जोड़कर जीरो कर दो, एक्स मिल जाएगा। एक्स मिलते ही सवाल खत्म। सर वही गलती कर रहे थे, मतलब ओपन नहीं कर रहे थे तो वो मतलब जो वोल्टेज है फिर वो समझ उधर नहीं आ रहा दिया होगा कि हुआ हाँ था। करंट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। सही बात तो है। करंट का नहीं, वोल्ट वोल्टेज का। मीटर, पोटेंशियल करंट मतलब सेम अगर कर दे तूने रहे थे। इसको अगर तुमने इसको नहीं, स्ट्रेट वायर तो मान ही नहीं सकते ना, वो तो एमीटर होता है, वोल्ट मीटर नहीं होता। सर बस वही गलती थी, समझ आ गया। ठीक है। आगे 13 में डाउट, हो गया सर। किसी को डाउट 13 में? यस सर। 13 में डाउट देखो फटाफट। 13th में आपको बेटा बहुत क्लियर वर्ड्स में एक चीज लिखी हुई है, A1 A2 आर आइडियल। आपको मैंने बता दिया, जब भी एमीटर आइडियल होता है उसका मतलब है वो स्ट्रेट वायर बना दो, सबसे पहला काम तो ये कर दो। फिर नीचे कुछ A3 दे रखा है, ठीक है। बीच में कुछ सर्किट बना दिया, बना लेते हैं। इस तरह का एक सर्किट दे रखा है ना। तो ये हो गया 20 वोल्ट, 15 ओम, 3 ओम, 8 वोल्ट, 5 ओम, 10 वोल्ट। ये अपनी पूरी कहानी चल रही है, ठीक है। अब जरा सोचो, क्या ए थ्री का तो अपना एक रेजिस्टेंस है, A3 का अपना एक रेजिस्टेंस है, करेक्ट। ये तुम्हारा A3 है ना। और क्या A3 के अक्रॉस आप देख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। इसका मतलब है A3 की रीडिंग सीधे सीधे जीरो हो जाएगी, क्योंकि A3 एक रजिस्टर है जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। बहुत बड़ा डिफरेंस है, मेरी बात ध्यान रखना। किसी एमीटर का रेजिस्टेंस है और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो उसके अंदर रीडिंग 100% जीरो आएगी। वैसे ही अगर आप बोलो कि सर ये A2 था, A2 भी सर तो जीरो आइडियल था। एज्यूम किया है ना। अरे हाँ जी, पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा हूँ तो सुन ले पहले। A2 यहाँ पर बोल रहा हूँ, अब A2 के अक्रॉस भी तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ रहा है। A2 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो बच्चा बोलेगा सर इसमें भी तो करंट नहीं होना चाहिए, ये डिफरेंस है। तो यही समझा रहा हूँ, A3 का अपना रेजिस्टेंस है, और A3 के रेजिस्टेंस होने की वजह से अगर उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आया, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट नहीं जाएगा। लेकिन एक आइडियल वायर में ये, और अगर मैं बोल दिया कि A2 क्या है, एक आइडियल वायर है, आइडियल वायर में कितना भी करंट जा सकता है। बात ध्यान रखना, ये वायर एक रजिस्टर नहीं है। क्लास के अंदर ही मैंने कई बार समझाई थी ये चीज। एक वायर के अंदर करंट कितना भी जा सकता है, लेकिन अगर एक रेजिस्टर है और रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो उसमें 100% करंट जीरो ही जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर A3, ये क्वेश्चन इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये एक छोटा सा कंफ्यूजन दिमाग में क्लियर करेगा। A1 A2 A3 तीनों एमीटर है, ठीक है। और देखा जाए तो तीनों A1 A2 A3 क्या तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। A1 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, A2 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, और A3 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। लेकिन A1 A2 में करंट मिलेगा, A3 में करंट नहीं मिलेगा। ये बात एब्जॉर्ब हो रही है? कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर? ठीक है। तो अब मैं A1 A2 में करंट कितना आएगा वो निकालना है अपने को, तो उसके लिए सर्किट सॉल्व किए बिना A1 A2 का आंसर नहीं मिल सकता। तो A1 A2 को निकालने की कोशिश करते हैं। मान लेता हूं मैं ये वाला पॉइंट एक्स पर है, ठीक है।
अब जैसे ही आपने इस पॉइंट को एक्स पे माना, तब क्या करोगे, तीनों करंट को लेके 0 कर दो, तो कितना आ गया, x प्लस 8/3, ये हो जाएगा तुम्हारा x माइनस 20/15, और ये हो जाएगा x माइनस 10/5 इक्वल टू 0। तो क्या ऐसे सॉल्व करके x निकल जाएगा, किसी ने निकाला है? यस सर। सर एक सेकंड, फटाफट निकाल ही लो। x का वैल्यू आएगा 10/9। x का वैल्यू तूने यहाँ पे 0 इसी को माना था, 0 बाहर वाले पॉइंट को यस माना सर, था कि मतलब अंदर वही वाले? तीनों तीनों पॉइंट को 0 ही माने हैं, वही 10/9, बाहर का ओके, तो तीनों x 0 यहाँ है। सॉल्व होकर आ रहा है 10/9 वोल्ट। ये x की वैल्यू आ गई। अब बेटा देख, अगर x की वैल्यू आ गई तो क्या तुझे तीनों ब्रांच में करंट मिल गया? ठीक है, जैसे ये x की वैल्यू कितनी बताई तूने, 10/9, तो नेचुरली इसमें करंट इधर जाएगा, सही बात है। और फिर सब पॉजिटिव तो नहीं आ रहे होंगे ना? बाकी दोनों से 3 ओम वाला में आएगा और 3 ओम वाला से राइट साइड में निकल एक जाएगा। सेकेंड, अब मैं कर रहा हूँ, शांति रख। इन दोनों से करंट इधर आएगा, ठीक है, आपको दिख सकता है कि ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ये भी नेगेटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है ना, जो नेगेटिव वैल्यू का मतलब है करंट पलट जाएगा। अब जरा देखो, ये जो करंट आया बेटा, लेट से मैंने इसको I3 बोला, क्या ये I3 एक्चुअली यहीं से आएगा और फिर रास्ता ही नहीं है उसके पास? देखो, क्योंकि इसमें तो करंट है ही नहीं, है ना। और ये जो करंट जा रहा है, लेट से मैंने इसको I बोला, क्या ये I1 इसमें इससे पास करेगा? देख सकते हो? तो क्या आपको एमीटर की, दोनों एमीटर की रीडिंग मिल गई? क्वेश्चन समझ में आया? जिसको डाउट था, जिसको क्लियर था, वो तो क्लियर ही होगा। क्या आप I1 I2 I3 तो निकाल ही सकते थे? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर केसीएल तो लगाना ही था, ठीक है, लेकिन आपको एम मीटर की रीडिंग बतानी है। एम मीटर की रीडिंग बताने के लिए केसीएल लगाने के बाद में जो I1 I2 I3 मिले, फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि A1 में से कौन सा करंट पास करेगा, A2 में से कौन सा करंट पास करेगा। आप देख सकते हो कि A1 में से I1 करंट पास करेगा, और A3 में और A2 में से I3 करंट पास करेगा, और A3 की जो रीडिंग 0 ही थी, तो ठीक है, वो तो 0 है ही से। ये आपका हुआ 13 क्वेश्चन। सर वो 3 ओम से जो निकलेगा वही ना A1 में पास करेगा? जो 3 ओम से निकलेगा वही A1 से पास करेगा। हाँ, दिख नहीं रहा तेरे को? I1 लिखा है ना मैंने। सर वो I3 क्यों पास कर रहा है वहां पे? सर वहां पे तो कुछ भी नहीं है ना, स्ट्रेट वायर। नहीं, इस जंक्शन पे देखना जरा, इस जंक्शन पे अगर इस वायर में I3 करंट जा रहा था, कहाँ से आएगा? ऊपर से ही आएगा ना। हाँ सर, हाँ। यस सर, यस। बस इस लॉजिक से बोल रहा हूँ। हमेशा आते हुए करंट की मत देखा करो, जाते हुए करंट से भी सोच सकते हो। चलिए, तो ये आपका हुआ 13। नेक्स्ट 14 बताओ, आया डाउट के? हो गया? हो गया सर। किसी को डाउट? डाउट है सर तो फटाफट लास्ट पूरा वाला। करो यार, 10 यस सेकंड सर, बाद सर बोल दो कि लास्ट। हाँ सर डाउट है। हाँ, 14 में डाउट है। बैटरी दे रखी है EMF 10 वोल्ट की, तो तुम्हारे प्राइमरी सेल का सब कुछ दे रखा है, और 2 cells of EMF this and this having internal connected as shown, calorimeter shows null deflection। null deflection ले आए यार, अगर null deflection ले आए तो आप तो एक इतना सा काम करो, इन दोनों को क्या कर दो, ई इक्विवेलेंट निकाल लो पहले तो। किसका निकाल रहा हूँ मैं? इन दोनों ब्रांचेस का ई इक्विवेलेंट निकाल रहा हूँ, तो कितना आएगा, 2 × 5 + 4 × 1 होल अपॉन 6, कितना हो गया ये, 14/6 मतलब 7/3, 7/3 वोल्ट। ठीक है, ये मैंने इन दोनों का क्या कर दिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने वोल्टेज निकाल दिया, अभी ध्यान देना। जैसे ही मुझे वोल्टेज मिला, तो क्या मैं इन दोनों ब्रांचेस को रिप्लेस कर सकता हूँ एक सिंगल बैटरी से? यस सर। और ये आ गया ई इक्विवेलेंट, ये आ जाएगा आर इक्विवेलेंट, और कहीं ना कहीं नल डिफ्लेक्शन देगा। क्या ये जब भी नल डिफ्लेक्शन देगा, उस जगह पे ई इक्विवेलेंट आप लैम्डा इंटू एल के बराबर कर सकते हो? सर हो जाएगा सर, अब वो इक्विवेलेंट नहीं निकल पा रहा था सर।
अब यार बेटा थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना, जेई मेन के या जेई एडवांस के एग्जाम में बिल्कुल ही टेक्स्ट बुक के सवाल थोड़ी ना आएंगे, थोड़ा तो सोचना ही पड़ेगा। चलिए अब कर पाएंगे सब लोग, आगे बढ़ते हैं फिर तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर्मूला से नहीं दोबारा निकालेंगे? फॉर्मूला फॉर्मूला क्या, कौन सा फॉर्मूला? इसमें तुम्हें दिख रहा है ना कि स्टैंडर्ड पोटेंशियोमीटर सर्किट थोड़ा चेंज हो गया है, तो पहले इस सर्किट को या तो स्टैंडर्ड पोटेंशियोमीटर में कन्वर्ट करो, उसके बाद तुम्हारे फॉर्मूले चिपका रहे चिपका लो। फॉर्मूले में तुम्हारा बैटरी भी तो आता है, उस फॉर्मूले में तुम्हारा बैटरी आता है क्या? खाली एक्सटर्नल रजिस्टर आता है उसमें। जब तुम्हें दिख जाए कि क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड पोटेंशियोमीटर नहीं है, तो बेवकूफों की तरह डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगाना। मैंने क्लास के समझाते टाइम भी समझाया था, आपको उस केस में डिराइव करना पड़ सकता है, डिराइव करने की ताकत रखने की पोटेंशियोमीटर। और मान के चलो अगर जेई एडवांस ने सवाल पूछा है तो पोटेंशियोमीटर में चेंजेस करके पूछेगा, वो बेवकूफ नहीं है जो टेक्स्ट बुक में दिया एग्जैक्टली वही सवाल पूछ ले। ये तो बहुत छोटा चेंज है, आगे देखना डीपीपी में सवाल आएंगे अच्छे अच्छे चेंजेस के साथ आएंगे, मजा आएगा, बाद में आएगा वो। अभी के लिए इतना काफी है। 14th डन। किसी को और कुछ पूछना है फटाफट पूछो। चलिए बाकी एक्सरसाइज 2 भी अपनी कंप्लीट हो गई ना, अब तो कंप्लीट एक्सरसाइज 2 कंप्लीट। यस यस सर, हो सर, जाना। यस सर। चलिए एक्सरसाइज 3 पार्ट 1। बोलो बेटा पहला सवाल, दूसरा सवाल, दूसरा बता दीजिए सर। दूसरा सर। दूसरा। अब देखो यार ये दूसरा जो सवाल है थोड़ा इसके अंदर लिखा भी हुआ है आप लोगों को कि रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, है ना? रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो अब और ये टेम्परेचर के साथ में जो इनका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, ये ऑब्वियस सी बात है उनके ओरिजिनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है नहीं करता? ठीक है, जैसे कि 100 वॉट, 60 वॉट, 40 वॉट, इन तीनों के आपको कुछ बता रखे हैं, तो आप मुझे बताओ रेजिस्टेंस ऑफ 100 वॉट ये कितना होगा? कोई स्टैंडर्ड जो भी पावर होगा, V0² अपॉन 100। सही। रेजिस्टेंस ऑफ 60 वॉट, V0² अपॉन 60। और रेजिस्टेंस ऑफ 40 वॉट, V0² अपॉन 40। अब आपको लगेगा सर ये रिजल्ट ये रिलेशन तो होल्ड कर रहा है। ये रिलेशन बेटा होल्ड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये सिर्फ रूम टेम्परेचर पे होल्ड करेगा। ए वाला जो रिलेशन, काफी बच्चों का ए आंसर आया होगा। सर वो बोलो। I²R का नहीं यूज करते? क्योंकि दिमाग से पैदल लड़के तुम्हारे घरों में जो बिजली आती है वो एक कांस्टेंट वोल्टेज पे आती है। अच्छा, रूम टेम्परेचर है सर, इसीलिए ना? रूम टेम्परेचर है कि नहीं भाई, बल्ब है ना, इतना बड़ा बड़ा बल्ब तो कहाँ लगाता है बे? अपने घरों में समझ गए लगाएगा ना। सर, तो ये समझ गए। प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल चीज है। और हमेशा आपको मैंने हर बार बताया क्लास के अंदर भी, रेटेड वोटेज होता है और रेटेड वोल्टेज होता है। रेटेड करंट कभी बताया क्या मैंने? नहीं बताया। तो रेजिस्टेंस को कभी भी डिफाइन करना है तो रेटेड वोल्टेज या रेटेड वोल्टेज के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। रेटेड एम्पियर जैसी कोई चीज होती नहीं है। चलिए यस सर, तो अब तो आप हो अब है गया ना। सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो बराबर। अरे नहीं है ना, ए आंसर नहीं आएगा देसी आदमी क्या। ये तो ए समझा नहीं रहा सर, हूँ। डी होगा, नहीं डी। हाँ तो वो ही समझा रहा हूँ कि ए आंसर। बच्चे क्या करते हैं कि देखते हैं हाँ कि ये तीनों के बीच में रिलेशन कैसा बैठ रहा है, तो रिलेशन बैठ ही जाएगा। कहीं अभी इस ए ऑप्शन में डाल के देखोगे तो आपको लगेगा हाँ सर ए ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। ए ऑप्शन सेटिस्फाई बेटा रूम टेम्परेचर पे करेगा। और ये जो पहली लाइन लिखी है ना, कीप इन माइंड रेजिस्टेंस ऑफ देयर फिलामेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जब ये वर्ड ही लिखा हुआ है क्लियरली, इसका मतलब है कि ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दिख रही है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर के साथ में चेंज होगी। और जो नई वैल्यू होगी उसके अंदर ये रिजल्ट थोड़ी ना मिलेगा जो आपको ए ऑप्शन में दे रखा है। मिल सकता है क्या? 1+α∆t वाला फॉर्मूला लगेगा ना। नहीं सर, लेकिन ज्यादा जरूर हम लोग बता सकते हैं, डी वाला जैसे होगा। हाँ एग्जैक्टली तो ए ऑप्शन और डी ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है। बाकी ये सब तो पता ही है कि बी तो होना नहीं है और सी तो होना नहीं है। ठीक है, तो अब ए और डी में कुछ बच्चे ए करते हैं कुछ बच्चे डी करते हैं, लेकिन मोस्टली पहले अटेम्प्ट में तो बच्चा ए ही करता है क्योंकि लगता है कि हाँ सेटिस्फाई हो गया। ये ध्यान नहीं देता कि फर्स्ट लाइन के अंदर इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा चीज मेंशन की है, इसलिए ए ऑप्शन ना होकर डी ऑप्शन तो ट्रू है ही सही, वो तो दिख ही रहा है, दिख ही रहा है ना वो तो। यस यस सर, सर। दिख ही रहा है डायरेक्ट इनवर्सली डी ऐसे ऑप्शन तो बराबर। ट्रू है ही सही। ए ऑप्शन में कंफ्यूजन जो होता है बच्चों को मैं क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि टेम्परेचर के साथ में बच्चे ये रिलेशन होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि टेम्परेचर के साथ में जो वेरिएशन होगा तब वो एग्जैक्टली ऐसा रिलेशन होल्ड नहीं करने वाला। तो ए ऑप्शन इसलिए गलत है। बी और सी तो एनीवेज गलत है, तो बच्चा हुआ डी आपका करेक्ट होगा। चलिए तीसरा सवाल।
हो गया सर, शीट में था ऐसा तो। हाँ ऐसा एग्जैक्टली शीट में भी था। और मैंने आपको समझाया था, देखो मेरी बात वापस सुनो, ऐसे सवाल जो होता है ना, जो सर एक्सपेरिमेंटली बताओ, ये बताओ ओम्स लॉ सेटिस्फाई कौन सा एक्सपेरिमेंट कर पाएगा, है ना, तो आपको हमेशा सर ध्यान रखना है बोल यार, तू बोल ले पहले। सर वो थर्ड में सर हाई रेसिस्टेंस है सर, उसको वोल्ट में ही ना कनेक्ट करेंगे पैरेलल में। हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगाते हैं, सो दैट गैल्वेनोमीटर में से कभी सर्किट जैसे कनेक्ट करें ना, ये पोटेंशियोमीटर में भी होता है, एनसीईआरटी के अंदर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ये आपको बताता हूँ, तभी भी गैल्वेनोमीटर जो होता है ना, उसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगाया जाता है। उसका रीजन ये नहीं है कि गैल्वेनोमीटर से अपन कम करंट पास करा दें एंड सो ऑन, इसलिए लगाते हैं ताकि गैल्वेनोमीटर से कभी भी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर की दिक्कत क्या है कि वो एक आईजी से बड़ा करंट पास नहीं करने दे सकता। तो अगर मान लो मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया, उसके पैरेलल में कोई शंट रेजिस्टेंस लगाया, वो सब ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर मैंने यहाँ पर कोई हाई वोल्टेज की बैटरी लगा दी, तो कई बार क्या होता है, बैटरी कनेक्शन करते ही एक बहुत हाई करंट दौड़ता है सर्किट में, और उसकी वजह से क्या होता है, कई बार गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाता है। तो ये सब वही है, प्रैक्टिकली जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो ना लैब में जाके, ये सब चीजें पता लग जाती है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अब जो आपके जैसे कोचिंग का टीचर हो गया, आपको हर चीज समझानी पड़ रही है, क्योंकि लैब में आपको ये सब चीजें आपने कभी देखी ही नहीं, कभी कभी इसके बारे में कभी प्रैक्टिकल किया ही नहीं। तो ये लैब में जो होते हैं ना, लैब के जो अटेंडेंट होते हैं, वो समझाते हैं कि गैल्वेनोमीटर है जैसे आपका, तो गैल्वेनोमीटर में से कभी अचानक से आपने जैसे कनेक्ट, जैसे मान लो मैंने ये कनेक्शन किया, और कनेक्शन करते ही अगर हाई करंट दौड़ गया, तो गैल्वेनोमीटर के डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो व्हाट मोस्टली इन लेबोरेटरी पीपल डू इज, गैल्वेनोमीटर के साथ में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, है ना, और थोड़ा सा हाई वैल्यू का लगाते हैं, ताकि गैल्वेनोमीटर डैमेज ना हो। और फिर और चाहे तो एक क्या ऐसे समझ लो कि ये एक वेरिएबल रजिस्टर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वेरिएबल रजिस्टर लगाते हैं। और वेरिएबल रजिस्टर लगाने का फायदा क्या, कि आप पहले रखते हो उसकी वैल्यू, ताकि गैल्वेनोमीटर से कोई बहुत एकदम से कनेक्शन के बाद में ज्यादा करंट ना जाए, और उसके बाद में उस वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू आप, क्योंकि आपके हाथ में है, उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो। फिर अपन उसकी वैल्यू धीरे धीरे जीरो कर देते हैं, और फिर अपना अपना एक्सपेरिमेंट रन करते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है किसी भी गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड, तो आपको हमेशा ध्यान भी रखना है। पोटेंशियोमीटर में भी होता है, अगर आपको बताऊं, पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट में भी इस तरह का गैल्वेनोमीटर जो होता है ना अपना, बैटरी होती है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वो तो होता ही है। और क्या करते हैं पता है, बहुत हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ में, बहुत हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं, क्योंकि जैसे आप कनेक्शन करते हो ना, जैसे प्राइमरी सर्किट से कनेक्शन करते हो ना, जैसे जॉकी आप कनेक्ट करोगे, तो ऐसा कई बार होता है कि सर्किट में बहुत बड़ा सा करंट निकलता है यहाँ से, और अगर बहुत ज्यादा करंट निकला ना, तो गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाता है। तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में जनरली पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट में खास करके अपन एक हैवी रेजिस्टेंस को लगाते हैं। और अच्छी बात यह है ना, कि क्या इसका जो नल रीडिंग आएगा, सोच के बताना, जब भी गैल्वेनोमीटर नल रीडिंग देगा, क्या उसके अंदर इस आरएच की कोई इंपॉर्टेंस है? नो सर। उस केस में आरएच की इंपॉर्टेंस भी नहीं है। तो अच्छी बात यह है कि इसके प्रेजेंट होने से मेरे एक्सपेरिमेंट में कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, और मेरा एक्सपेरिमेंट सेफ हो रहा है। तो लगाना अकलमंदी है। बात समझ में आई? यस। यस सर। हाँ, तो ये एक छोटा एस्पेक्ट है जो एनसीईआरटी, देखो एनसीईआरटी के अंदर आपको मैंने पहले भी बताया है, 11th की एनसीईआरटी आप इतना नहीं पढ़ते थे ना, तो कोई मेजर इशू नहीं था। 11th में ऐसी कोई खास थियरी भी नहीं होती, अपन क्लास नोट्स में इनफैक्ट सब चीज कवर कर लेते हैं। लेकिन 12th में क्या है ना, काफी लेबोरेटरी वाले एक्सपेरिमेंट्स की बातें भी हो जाती हैं। तो एनसीईआरटी में ऐसी आड़ी टेढ़ी लाइनें लिखी होती हैं जो जेई मेन जैसे एग्जाम्स में कई बार पूछ लेते हैं। या तो आप प्रैक्टिकल कर रहे होते तो कोई इशू होता नहीं। अब अपन क्या है, घर पे बैठ के प्रैक्टिकल भी कर नहीं रहे, तो एक एक एनसीईआरटी की चीज, एक एक जेई मेन से इंपॉर्टेंट और एक एक जेई एडवांस से रिलेटेड चीजें अपन क्लास के अंदर विद इन अ लिमिटेड टाइम स्पेस नहीं कवर कर सकते। तो ये रिकमेंडेड है कि जैसे आपका चैप्टर चलता है, प्रोग्रेस करता है ना, तो एनसीईआरटी को भले ही आप एक बार सॉल्व करो या बाद में करो, लेकिन एनसीईआरटी को रीड करने की आदत रखनी चाहिए। ये सजेशन है। अब आप बोलो सर इतना कहाँ टाइम है ना, ये है वो है, लेकिन बच्चे करने वाले सब करते हैं यार, ठीक है। तो एनसीईआरटी को रीड करने की आदत रखनी चाहिए चैप्टर के साथ साथ। सर इसमें वेरिएबल वोल्टेज का तो कोई मतलब सिग्निफिकेंस है नहीं? वेरिएबल वोल्टेज का कोई सिग्निफिकेंस, हाँ कोई कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं। ओम्स लॉ के अंदर एक ही काम की चीज है कि जो एमीटर रीडिंग दे रहा है ना, वो रेजिस्टेंस से पास होने वाला हो, और जो वोल्ट मीटर रीडिंग दे रहा है ना, वो उसी रेजिस्टेंस के पैरेलल हो। बात समझ में आ गई? तभी ना ओम्स लॉ को यूज कर पाओगे।
डायरेक्ट v बाई आई करके आप r निकाल पाओगे? बस यही मेन थीम होती है ऐसे क्वेश्चन। चलिए चौथा सवाल, हो गया। पांचवा सवाल, छठा सवाल, सर इसमें डाउट 6 में डाउट। अब बताओ, 7 मैंने में आपको, डाउट है। एक मिनट शांत रहो, 6 में भी डाउट है किसी को? सर इसका सी ऑप्शन। पोटेंशियल एट एस इज लेस देन दैट एट क्यू। क्यू कहाँ है? ओके यहाँ पे, और एस वहां पे। आप मुझे बताओ, क्या ये तुम्हारा सीरीज व्हीटस्टोन ब्रिज है? यस सर। तो सीरीज व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको वैसे ही पता है कि 1 ओम में करंट नहीं आ रहा। कितना इजी क्वेश्चन है, अगर मैंने आपको क्लास में करा दिया तब तुमसे नहीं हो रहा। सोचो बच्चों की जिंदगी में जब पहली बार आया होगा तब क्या किया होगा उन्होंने। छोड़ या दिया तो होगा। बच्चों ने प्रॉपर, हाँ तो बस ये रहा, हो गया क्वेश्चन। इन दोनों में करंट जाना ही नहीं है। अब तो वोल्टेज नहीं निकाल सकता है, किधर बड़ा किधर छोटा, ना क्या टाइम पास। याद आया? क्लास की एग्जांपल है यार, क्लास नोट्स में लिखा रखा है। तुम्हारा सीरीज व्हीटस्टोन ब्रिज है ये। अब तो कर लेगा, जिस पर डाउट है रिस्पॉन्ड कर फटाफट। यस सर। हाँ, मान ले ये तेरा 0 होना, ये तेरा 12 वोल्ट। अब निकाल ले, हर पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकते हो, क्या बड़ी बात है, इसमें करंट ही नहीं जा रहा। इसमें एक ही करंट जाएगा, नहीं इसमें एक ही करंट जाएगा, पता। देखो चलिए इसके बाद अभी कैटल वाले सवाल में डाउट आ रहा है, बोलो क्या हालत है? 7th क्वेश्चन में डाउट। यस सर, ऐसा क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है यही समझ नहीं आता सर। आप जो एक अप्रोच नोट्स कैसे? क्या यस सर। क्लास के अंदर मैंने एक एग्जांपल कराया था ना यस बेटा। सर, हाँ वैसे तो सर, नहीं एक हुआ एग्जाम्पल। सर, वैसे ट्राई कर ली करके, वैसे नहीं आ रहा। चलो देखो जरा, अब क्या है, डाउट है तो सर है डाउट है। हीटर ऑफ इलेक्ट्रिक केटल इज मेड ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड डायमीटर डी। तो लेट्स से मैं इसका रेजिस्टेंस मान लेता हूँ रो एल और पाई डी स्क्वायर बाई 4, जो भी है ये अपना रेजिस्टेंस आर है। और इस रेजिस्टेंस को जब अपन यूज करते हैं तो 4 मिनट लगे टू रेज द टेम्परेचर। मतलब अगर मैं आई स्क्वायर आर करता हूँ, आई स्क्वायर आर से ही बेटर वी स्क्वायर बाई आर करता हूँ। वी स्क्वायर बाई आर क्यों किया, समझ में आ गया ना? क्योंकि वोल्टेज हमेशा फिक्स होता है घरों में। तो वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। टी कितना था बच्चे? 4 मिनट्स। तो 4 इंटू 60 कर देता हूँ। तो क्या मैंने इतनी हीट दी होगी, और इस वजह से क्या हुआ, मेरा 0.5 kg का जो पानी है तो स्पेसिफिक हीट उसकी अगर एस डब्ल्यू मान लेता हूँ, तो उसका 40 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ गया। क्या ये पहली क्वेश्चन समझ में आती है? यस सर। ठीक है। अभी तक तो अपन ने कुछ नया काम नहीं किया, सिर्फ इक्वेशन लिखी है हीट की, कि यहाँ से हीट मिली होगी और इतनी हीट भाई को मिली होगी तो टेम्परेचर उसका बढ़ गया होगा। पहली इक्वेशन। This heater is replaced by a new heater having two wires of same material, each of length and diameter 2d. The two wires are connected. The way these two wires are connected is given in the options, जो भी। How much time will be involved? अब जैसे देखो, अब यार इसका या तो मुझे पहले आंसर बता दो ताकि मैं डायरेक्ट वही चेक करके बता दूं इसका आंसर। चलो मैं पहले ए ऑप्शन चेक करता हूँ, ठीक है छोड़ो। बी डी। मैं ए ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, ध्यान देखो। इसमें बोला है कि वायर्स आर इन पैरेलल। अगर बच्चे, मैंने ए ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, दोनों के दोनों को मैंने क्या कर दिया, पैरेलल में कर दिया। तो आप तो पहले बताओ कि इंडिविजुअली वायर का अगर रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी रो लेनी है, लेंथ भी एल लेनी है, डायमीटर आपने 2d कर दिया है, तो क्या इसका रेजिस्टेंस r/4 हो जाना चाहिए और इसका रेजिस्टेंस भी r/4 हो जाना चाहिए कंपैरिजन में? देख लो, यस सर। डायमीटर डबल कर दिया ना आपने, लेंथ वही रखी है, तो r/4 है। अब अगर मैं इसको पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूँ और अब इसको माना गया एक पूरा हीटर है, ये नया हीटर बन गया। समझ में आया? तो अब आप मुझे बताओ कितना हीट देगा ये? क्या वी स्क्वायर बाई r/8 देगा यस इंटू सर। टी? बिल्कुल ठीक, इक्वेशन वो की वही, 0.5 इंटू एस डब्ल्यू इंटू 40। अब इन दोनों का जैसे रेशियो लोगे, क्या आपको टी नहीं मिल जाएगा? यस सर। यस सर, मिल जाएगा। हो गया क्वेश्चन। ऐसे सारे ऑप्शन को चेक करो ना। चलो बी यस। ऑप्शन ही बता देता हूँ एक बार। बी ऑप्शन में वायर्स आर इन सीरीज, अगर दोनों को सीरीज में लगा दूंगा तो उस केस में क्या हो जाएगा बेटा, r/2 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन में वी स्क्वायर बाई r/2 इंटू टी डबल डैश इज इक्वल टू वापस 0.5
इंटू SW इंटू 40। देखो इसमें T डबल डैश कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो आ रहा है, सही है। देख लो, चमका। यस सर। चलिए, तो ये आपका हुआ 7th क्वेश्चन। अब तो चेक कर लोगे ना ABCD। आगे बढ़ रहा हूँ मैं 8th क्वेश्चन की यस तरफ। बताओ, 8th क्वेश्चन तो हुआ, किसमें भी डाउट आ रहा है? हो गया सर, ओके। KVL लगा के इक्वेशन आ गया। हाँ, डन है ना? यस चलिए आगे 9th क्वेश्चन। हो गया सर। डाउट है सर। 9th में डाउट है। चलो भाई 9 देखो। आपको क्वेश्चन में IG पहले से ही मेंशन्ड है 0.006 एम्पियर। जब मैंने एक रेजिस्टेंस की कनेक्ट लगाया तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर ऑफ 0.30 वोल्ट। इसका मतलब है 30 वोल्ट का वोल्ट मीटर बनाऊंगा तब नेचुरली IG को पास कराऊंगा, और इसका खुद का कुछ RG होगा प्लस 4990 के आसपास इसका कुछ ओम दे रखा है। ठीक है भाई, तो यहाँ से आपने RG निकाला होगा बच्चे, तुमने सॉल्व किया होगा। RG कितना आया? सर एक सेकंड, बहुत पहले सोल्व बताता है देख के। पहले 10 सॉल्व ओम कर, आया एक मिनट सर। रुक जाओ। कितना आया बेटा? 10 ओम आया क्या? यस। ओके, तो RG बेटा यहाँ से मिल गया आपको 10 ओम। तो मतलब गैल्वेनोमीटर का खुद का क्या रेजिस्टेंस है ना, वो अपने को पता लग गया। अब क्या बोला है देखो, तो बाय कनेक्टिंग इट टू अ रेजिस्टेंस इट कैन बी कन्वर्टेड टू वोल्ट मीटर ऑफ रेंज। तो RG की वैल्यू मिल गई। अब बोला है कि इफ कनेक्टेड टू दिस रेजिस्टेंस इट बिकम्स एन एमीटर ऑफ रेंज। हाँ, अब देखो इसने बोला है कि अब इसको एमीटर में कन्वर्ट करना है। अब एमीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं? अपन को पता है कि इसको सीधी पैरेलल में अपन एक शंट रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। ठीक है, और अब आपने ऑलरेडी क्या निकाल लिया है? RG तो निकाल लिया ना। RG की वैल्यू पता है 10 ओम। तो अब यहाँ से कितना करंट पास कर रहा है? मैक्सिमम कितना करंट पास कर सकता है? देखो 1.5 IG एम्पियर पास कर सकता है, 1.5 पास कर सकता है। और इट कनेक्टेड टू अ शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 2N बाई, भाई साहब इतनी गंदी कौन देता है, 249। इस तरह की वैल्यू दे रखी है। तो अब ये तो आपको रिजल्ट पता है ना। अब 1.5 इक्वल टू क्या करेंगे? IG। IG इंटू RG कर सर वो देंगे। 2n वाला जो है उसको सर स्टंट मानेंगे ना resistance? हाँ ना बच्चे, एमीटर बनाना है तो शंट ही मानोगे ना। अच्छा यही सर प्रॉब्लम। तो RG प्लस S अपॉन S यही था ना मल्टीप्लाइंग फैक्टर? मुझे याद नहीं है, तुम बताओ, यही था ना? यस सर। यस सर, इससे आ यस रहा है सर, सर यही। आंसर। तो बस IG पता है, RG पता है, S का वैल्यू डाल के N का वैल्यू मिल जाएगा, क्वेश्चन खत्म। तो ये तो सब चने ममरे सवाल हैं भाई। जेई एडवांस में ऐसे सवाल मिले जिंदगी खुश हो जाती है। यस सर, मतलब पहला 10 सही होती क्वेश्चन है। सॉल्व करके तो लग रहा था कि बॉम्बे चले जाएंगे सीधा, लेकिन हाँ फिर बाद का 10 में हो गया। कि भाई अब IT नहीं हो रहा है। हाँ वैसा चलो ही हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। अब 10th क्वेश्चन अभी आप लोगों से नहीं होगा इन द सेंस कि अभी आपको ये यस सब जो सर। है ना, ये निकालना सर नहीं आता है। रेजिस्टेंस निकल गया सर सेकंड पार्ट में। हाँ हाँ, तो इसमें इस क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट ये नहीं था कि आप ये निकालो, ये तो सबका ही निकल जाएगा। इसमें खेल सवाल इसी का है, तो कोई टेंशन मत लो। मेजरमेंट एरर वाली जो शीट आएगी ना उसके अंदर भी ये सवाल आएगा, अपन वहां पे डिस्कस कर लेंगे उसको। ठीक है, अभी आपसे नहीं होगा क्योंकि अभी आपको ये एरर वाली जो वैल्यूज है वो निकालनी आती ही नहीं है, तो कहीं से करोगे? तो छोड़ दो अभी इसको। लीस्ट काउंट, वीस्ट काउंट, ये सब बातें आती नहीं है अभी आपको। तो 10th वाले क्वेश्चन का अभी रहने दो, उसको लेट गो करो। मेजरमेंट एरर में अपन कवर कर लेंगे इसको। 11th क्वेश्चन ये सिंपल है, देख एक्सरसाइज के 1 डर का गए तो वो सवाल है। डर गया बच्चा। एग्जैक्टली exactly. 2015 में इतना आसान सवाल पूछा ना, लेकिन कई लोगों को लगा यार कुछ तो कैच होगा, कुछ तो भयंकर चीज पूछी है। अबे कुछ नहीं पूछा है, कचरा है। अभी अपन ने पैरेलल में भी है। रिसेंट डेज में भी मैंने आपको एक पैरेलल सिलेंडर वाला सवाल नहीं कराया था अभी, हीट ट्रांसफर हाँ वाला। सर। अबे हाँ सर, वही तो सिमिलर है, और क्वेश्चन क्या है। है, ये दोनों पैरेलल यस हैं, बस कुछ नहीं है। और सिलेंडर की एक्सरसाइज जगह 1 का पे इन्होंने, क्वेश्चन है सर। शांत हो जा, जब मैं बोल रहा हूँ तब मत बोल, दूसरों को आवाज नहीं आती बेटा फिर। अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये क्यूबॉइडल का क्यूबॉइडल वायर है ना, और आपको क्रॉस सेक्शन इस बार जनरली अपना पाला पड़ता है क्रॉस सेक्शन सर्कुलर से, यहाँ पर इन्होंने स्क्वायर दे दिया। क्या फर्क पड़ रहा है? दोनों को पैरेलल में लेके 1/r1 + 1/r2 करते ही आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया इन लोगों ने जेईई एडवांस 2015। अब 2015 में इतना इजी पूछा ना तो इनको ईगो पे आ गया, और अब देखो 2016 में ऐसा रायता फैलाएंगे। अभी ये वाला क्वेश्चन भी 12वां भी हो गया होगा, काफी इजी है। यस सर, हो चलो, गया। यस है ना?
आपको दिख रहा है कि बेटा 8 ओम क्या हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज वाला सिस्टम है और 8 ओम बेकार है। जैसे ही 8 ओम यस सर। बेकार पता लगा, फिर तो धन 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 करते हुए सब निपट जाएगा, सवाल में कुछ नहीं बचेगा। सर सही बोल रहे हैं, 2015 में आसानी था। 15 में काफी इजी था यार, अब देखो 16 वाले पगला गए जो। अब 2016 का ऑब्वियसली 13 क्वेश्चन नहीं हुआ। नहीं हुआ सर। नहीं नहीं हाँ, हुआ, बिल्कुल ही नहीं। ये अच्छों से नहीं होता भाई, ये तो बहुत तगड़ा सवाल है। देखो जरा, अब मेरी बात सुनो बेटा, इसके अंदर ये तो इसके अंदर एक्चुअली क्या है ना, आपको इनफाइनाइट लाइन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी लैम्डा का खेल खेल लिया इन्होंने। क्या कर दिया, लैम्डा भी दे दिया। तो ये एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों का मिक्सचर है। इसलिए काफी बच्चों से को सवाल समझ में ही नहीं आता कि क्वेश्चन में कर क्या रहा है। तो देखो क्या हो रहा है, इनफाइनाइट की लाइन चार्ज है लैम्डा की, और ये आसपास में पूरा मटेरियल है, और ये कंडक्टिंग मटेरियल है, और ये कंडक्टिंग मटेरियल का आपको सिग्मा विग्मा दे रखा है ना, सिग्मा दे रखा है, परमिटिविटी दे रखा है, ये सब दे रखा है, कोई नहीं। ठीक है, आप तो, और इसमें बोला गया है कि ये ओम्स लॉ को सेटिस्फाई करता हुआ एक सिस्टम है। तो अब देखना जरा, अगर ओम लॉ को सेटिस्फाई करता हुआ सिस्टम है, तो आप मुझे बताओ क्या ओम लॉ को सेटिस्फाई करेगा, मतलब जे बराबर सिग्मा ई तो होना चाहिए, होना ही चाहिए, Yes, sir. है ना। और मैं ई को भी लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड में, आसानी से लिख सकता हूँ, क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। आई थिंक इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 2 के लैम्डा बाई आर, वो ये की बात है। ठीक है, Yes, sir. तो अब देखो, तो मैंने जे तो लिख लिया बेटा, अब जे, लेकिन अब मुझे, अब मेरा टास्क क्या है यहाँ पे, टास्क देखना, टास्क है कि आपको करंट डेंसिटी, है ना, करंट डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ क्या बतानी है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बतानी है। ओके, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बतानी है, मतलब टाइम का फैक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। टाइम का फैक्टर इंट्रोड्यूस करने के लिए लेट्स से मैं करंट को इंट्रोड्यूस करता हूँ। करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जे इंटू ए होनी चाहिए। तो सिग्मा इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू 2 पाई आर इंटू एल। यहाँ से आर कैंसिल होता है, और आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस डी क्यू बाई डी टी। सोच लो, क्या इसमें तो कोई परेशानी नहीं है किसी को। तो ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हुआ, और ये क्या बच गया ऊपर, देखो ऊपर बचा क्या, लैम्डा सर सिग्मा। सरफेस के अलोंग दिया हुआ है, इसीलिए 2 पाई आर इंटू एल लिए ना। हाँ, ये ऐसा समझ लो कि बाहर की तरफ भाग रहा है ना सब, जैसे यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे, इनफाइनाइट वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, रेडियल आउटवर्ड होती है ना। हाँ हाँ सर, समझ तो गए। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा, उसी डायरेक्शन में करंट होता है ना। तो क्रॉस सेक्शन एरिया 2 पाई आर एल लेना पड़ेगा। तो माइनस डी क्यू बाई डी टी, कैलकुलेशन एक बार देख लेना, बाकी तो कॉन्सेप्ट तो सही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, नीचे एप्सिलॉन नॉट बचा खाली, 2 पाई आर उड़ गया, और ऊपर खाली ये चीज बची है। ठीक है, चलिए, अब मैं क्या क्यू को, अब क्योंकि नेचुरल है, अब ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, और मैंने सिलेंडर कौन से लेंथ का कंसिडर किया है, लेट्स से एल लेंथ का कंसिडर किया है। तो क्या मैं यहाँ पर माइनस डी ऑफ लैम्डा एल होल अपॉन डी टी लिख सकते हैं ना, लैम्डा सिग्मा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। सर ये क्या हुआ? क्या हुआ, सर ये कैसे हुआ? अरे चार्ज, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है ना, तो लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा, अच्छा लैम्डा अच्छा, एल हाँ चार्ज सर, हो हाँ जाएगा हाँ। ना। हाँ हाँ, तो अब ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एल तो कांस्टेंट ही मानना है मैंने। तो अब देखो एक्सप्रेशन में क्या बचता है, ये बचेगा माइनस डी लैम्डा बाई डी टी इक्वल टू लैम्डा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। थोड़ा रीअरेंज करोगे ना बेटा, तो ये डी लैम्डा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी टी। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करो, ओरिजिनली मान लेता हूँ कि लैम्डा नॉट था जब टी इक्वल टू 0 था, और बाद में किसी भी टाइम पर लैम्डा होगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, आपको दिख जाएगा ये जो लैम्डा आएगा वो आएगा लैम्डा नॉट ई टू द पावर माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। तो ये एक्सपोनेंशियल कर्व आ रहा है, कैसा आ रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता हुआ लैम्डा आ रहा है। तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता हुआ, और इनफाइनाइट टाइम बाद किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ आया, सर लास्ट में क्या बोले आप, इनफाइनाइटली टाइम रिपीट कर रहा। इनफाइनाइट टाइम बाद इस फॉर्मूला को देखना, टी को इनफाइनाइट डाल क्या वैल्यू आ रही लैम्डा की। अरे ये तो लैम्डा का वैल्यू आया ना, मुझे किसका वैल्यू निकालना था, एक सेकंड, मुझे जे का ये वैल्यू निकालना है। बताना हाँ, तो था। वो भी सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो ना, अरे जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा ही है ना, बाकी सब तो कांस्टेंट ही है। Yes, sir. हाँ हाँ। ठीक है, तो
किसी भी क्रॉस सेक्शन पर, किसी भी पॉइंट पर। क्या क्या बोल रहे हो? साइन वर्स नहीं था, जे बराबर सिग्मा बाय लैम्डा। एट एनी क्रॉस सेक्शन जे वैसे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा ही है, ये अपन पहले ही प्रूव कर चुके हैं यार। तो बस काम हो गया। तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा ना, क्लियर है ना? Yes, sir. बस हो गया क्वेश्चन, यही था। अच्छा सवाल है। चलो ये पीडीएफ वैसे भी शेयर कर लूंगा, कॉपी करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब 14 फिर से आपसे अभी नहीं होगा, ये अभी अपना जो 14 हीट का ट्रांसफर चैप्टर। डी वाला सर नहीं हुआ। डी वाला क्या मतलब? अभी ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन नाम का टर्म आपको ये पता ही सर कुछ नहीं भी है नहीं अभी। हुआ। हाँ हाँ तो 14 वाला आपका फिर से हीट ट्रांसफर के अंदर आएगा। हीट ट्रांसफर का चैप्टर जो कंप्लीट करेंगे, जो हो ही जाएगा अभी अगले एक दो लेक्चर में, उसके बाद में आप 14 को ज्यादा अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, एटलीस्ट कुछ समझ तो पाओगे। होना तब भी नहीं है, ये तो मान के ही चल रहा हूँ नहीं होगा, टफ क्वेश्चन है, लेकिन एटलीस्ट क्वेश्चन समझ तो आएगा कि भाई बोलना क्या चाह रहा है। अभी तो वो भी समझ नहीं आ रहा है ब्लैक बॉडी का करूँ क्या मैं। ठीक है, तो 14 को भी अभी आप थोड़ा अवॉइड करो, 14 क्वेश्चन भी अभी आपसे नहीं बनने वाला। ये हीट ट्रांसफर के बाद ये है तो इसी चैप्टर का क्वेश्चन, लेकिन इसमें ब्लैक बॉडी का जो टर्म है वो हीट ट्रांसफर से कनेक्टेड है, और वो उसके बारे में अपने को अभी पता नहीं है। तो 14 पे अभी आप चाहो तो ऐसे ही लिख दो कि आफ्टर हीट ट्रांसफर करेंगे इसको डिस्कस। आप मुझसे पूछना हीट ट्रांसफर के बाद में, मोस्टली तो शीट के अंदर होगा, हीट ट्रांसफर की शीट में। अगर इन केस नहीं हुआ तो आप लोग में से कोई प्लीज याद रखना कि 14 क्वेश्चन हीट ट्रांसफर के बाद अपने को डिस्कस करना है। ठीक है, इसके बाद 15 क्वेश्चन, ये भी डाउट होगा, 2016 का अच्छा सवाल है ये भी। यस सर डाउट। यस सर। देखो जरा, अब यार ये क्वेश्चन अटपटा है, थोड़ा अलग है, डिफरेंट इस तरीके से है। इन्होंने दो गैल्वेनोमीटर दे दिए और दो रेजिस्टर, सबका रेजिस्टेंस रजिस्टर का रेजिस्टेंस सेम, कैपिटल आर मान। इसमें ना ऑप्शन से ही आपको चलना पड़ेगा, आप ऐसे तो चेक कर ही नहीं पाओगे होना क्या है। तो जैसे देखो ऑप्शन ए की बात करता हूँ। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि अगर मैं चारों कंपोनेंट को सीरीज में लगा देता हूँ, चारों कंपोनेंट को सीरीज में लगा देता हूँ, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना माना गया है, आरसी आरसी, और ये आर और ये आर। अब आपको बोला है मैक्सिमम वोल्टेज रेंज तब आएगी जब ये सबके सब सीरीज में है। आप मुझे बताओ इस वायर में, ये जो मैंने डायग्राम बनाया, क्या इसके अंदर मैक्सिमम करंट आईजी ही जा सकता है, क्योंकि सीरीज में है ना गैल्वेनोमीटर आपका। तो एक, अगर देखो ना आप, अगर इस ब्रांच में अगर गैल्वेनोमीटर फिट है, अब सीरीज में फिट करो कुछ भी फिट करो, अगर तुमने इस ब्रांच में गैल्वेनोमीटर को रखा हुआ है, तो क्या इस ब्रांच में आईजी से बड़ा करंट नहीं जा सकता, हाँ या ना? इसका मतलब है जो यस सर वी सही। मैक्स आ सकता है इस ब्रांच के अक्रॉस, जो वी मैक्स आ सकता है, क्या वो वी मैक्स आएगा आई जी इंटू 2 RC प्लस 2 R? क्या ये इस पर्टिकुलर ब्रांच का वी मैक्स Yes, sir. है ना? अब अपने को चेक करना पड़ेगा कि किसी और ब्रांच, क्या और कॉम्बिनेशन में अपन इससे ज्यादा वी मैक्स ला सकते हैं क्या, तो उसको जरा देखते हैं। जैसे बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन पे नजर मारते हैं। इसके अंदर तो अपन इतना ला सकते हैं, है ना? इस सर्किट के अंदर आप इतना मैक्सिमम वोल्टेज मेजर कर सकते हो इस कॉम्बिनेशन से, करेक्ट। अब दूसरा है जिसमें क्या बोल रहा है कि दो रेजिस्टर है और एक गैल्वेनोमीटर है, दोनों को सीरीज में, जैसे व्हेन 2 रेजिस्टर एंड 1 गैल्वेनोमीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो जैसे दो रेजिस्टर के साथ में मैंने गैल्वेनोमीटर को सीरीज में लगा दिया, और दूसरे गैल्वेनोमीटर को पहले गैल्वेनोमीटर के साथ बच्चे क्या कर दिया, पैरेलल कर दिया। ध्यान देना। अब आप मतलब बताओ इस केस में क्या मैक्सिमम वोल्टेज आप कितना मेजर कर सकते हो, तो वी मैक्स डैश निकालने की। क्या इस बार यहाँ पे करंट मैक्सिमम आईजी जा सकता है? इसका मतलब है सर्किट में कितना जा सकता है बेटा, 2 IG जा सकता है। देख लो, यस सर। यस सर। क्योंकि इस बार आपने क्या कर दिया, दोनों को पैरेलल में लगा रखा है, इसका मतलब है सर्किट में ज्यादा करंट जा सकता है, 2 IG, और ओवरऑल कितना आ गया, 2R प्लस RC/2। क्या ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हो इस बार? और क्या इसकी वैल्यू पिछले वाले ज्यादा है कम है? देखो नेचुरली ज्यादा है। Zyada.
आपको लगा सर ऐसे कैसे ज्यादा पता लगा, आप तो कुछ नहीं, आप आरसी की वैल्यू को R/2 डाल के चेक कर लो, आरसी की वैल्यू को R/2 पटक दो और फिर चेक कर लो, सबसे ज्यादा यही वोल्टेज आएगा, इससे ज्यादा वोल्टेज आप नहीं ला पाओ। समझ आया आपको? ऐसे ऑप्शन चेक करने हैं, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट होगा। फिर सी सर ऑप्शन पे आओ। RC का जैसे वैल्यू सर R/2 पुट के पहला में 3 आ रहा है, दूसरा में सर पॉइंट में कुछ आ रहा डाल के देखो ना कितना आ रहा है, ज्यादा आएगा। है, कम आ रहा है। नहीं सर, दूसरा में अरे 4.5 दिमाग से आ रहा है, पैदल हो सही क्या? है, कहाँ से कम आ रहा है ज्यादा है तुम्हारा? ज्यादा है। ज्यादा आ यहाँ रहा है दिख ही रहा सर। है, 4 तो वैसे ही आ रहा है तुम्हारा। अच्छा अच्छा, बाहर भी 2 है, यस। चलिए, अब जैसे सी ऑप्शन आया, सी ऑप्शन ने बोला मैक्सिमम करंट रेंज इज ऑब्टेन्ड व्हेन ऑल द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, बिल्कुल सही लग रहा है, ऑप्शन पढ़ते ही लग रहा है कि सही बात है ये। कैसे देखो जरा, अगर मैं सबको पैरेलल में लगा दूंगा, आर 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 सी और आर सी बने रहना, ठीक है, चारों पैरेलल में, तो आपको पता है कि इसमें से तो करंट आईजी जा सकता है, बस इसमें से भी आईजी जा सकता है, करेक्ट। यस और इस केस में इसमें कुछ और जाएगा, जैसे मान लो आई करंट गया, इसमें कुछ आई करंट गया, तो क्या देख सकते हो कि इस बार जो मैक्सिमम रेंज कितनी आ रही है, वो आ रही है 2i + 2ig। क्या सर्किट यस में ये इतना करंट जा रहा है? और जैसे अगर आपने डी ऑप्शन में लगाया, ठीक है, आप इस बात को महसूस करो कि आरसी, सारा खेल ये आरसी खेल रहा है, ठीक है, क्योंकि आरसी के अंदर उससे उसका जो डेजिग्नेटेड करंट है, उससे ज्यादा करंट पास आप नहीं करा सकते हो। अगर आप ज्यादा करंट पास करा दिया तो सर्किट में ऑब्वियसली वो गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा। इसका मतलब है आप, गैल्वेनोमीटर आपके पास है, इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि आप जो मर्जी पड़े कितना ही करंट पास करा लो। ये सब कुछ डिसाइड कौन कर रहा है? गैल्वेनोमीटर डिसाइड कर रहा है। जैसे सी ऑप्शन में कितना करंट पास करा सकते हो? 2i + 2ig। यहाँ पे आई की वैल्यू निकाल सकते हो ना, आई की वैल्यू निकाल सकते हो, करेक्ट। आई कितना होगा? आई जी इंटू आर सी + आर अपॉन आर। समझ में आ रहा है? अबे पैरेलल में है ना दोनों, आर और आर सी। यस सर। नहीं चमका? समझ में आया ना? Yes. यस हाँ, आई की वैल्यू मैंने कैसे लिखी है, वो मैंने दोनों को पैरेलल में लेके पोटेंशियल डिफरेंस सेम कर दिया, तो वहां से मुझे आई की वैल्यू मिल जाएगी है। तो मुझे ओवरऑल सी वाले ऑप्शन में जो टोटल वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ आर सी एंड कैपिटल आर इज नोन टू मी, करेक्ट। नाउ कमिंग टू द डी ऑप्शन, द सिमिलर वे you can check the D option and you will find the range will be coming out to be maximum in C option rather than in D option. और वैसे ही A और B में आप देखोगे B will be coming out to be the maximum. तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस के थ्रू देखना है कि कैसे मैक्सिमम हो रहा है और कहां पर मिनिमम हो रहा है, इस तरह की बात। डी ऑप्शन खुद कर पाओगे कि वो भी बताऊं? कर लेंगे सर। सर लास्ट में सर सी वाला एक बता दिए, लास्ट में सर पोटेंशियल डिफरेंस को इक्वल। अरे तुमको आई की वैल्यू भी तो, अगर तुम सी और डी कंपेयर करोगे तो सी और डी कंपेयर करने के टाइम पे तुम स्मॉल आई को थोड़ी ना कंपेयर कर सकते हो, स्मॉल आई तो दोनों में अलग अलग आएगा ना, लेकिन आई जी दोनों में सेम आएगा ना। तो मैंने क्या कर दिया कि भाई ये करंट में लिखकर मैं बोलूं डी ऑप्शन से कंपेयर करूंगा तो बेवकूफी है ना। मैं पहले आई को कन्वर्ट भी तो करना पड़ेगा आईजी में। तो कन्वर्ट कैसे किया? अब सारों पैरेलल में है ना घोंचे, तो आई इंटू आर बराबर आई जी इंटू आर सी हो जाएगा ना। ओके, बात तो सही है, तलेंदी क्यों कर रहा हूँ, डायरेक्ट हो रहा है। तो आई जी इंटू आई आर सी अपॉन आर, ऐसा कर लो। यही कह रहा था क्या? यस सर, वही समझ में आ रहा था। हाँ, ओके बेटा, सही है। तो यहाँ से तुम्हारा स्मॉल आई की वैल्यू ये बन गई, आप डायरेक्ट पटक दो उसमें। तो आपको होगा क्या, कंपेयर करना पड़ेगा ना डी ऑप्शन से। तो आप कंपेयर तभी कर पाओगे जब सारा एक्सप्रेशन आपका आई जी आर सी और आर के फॉर्म में होगा। स्मॉल आई के फॉर्म में होगा तो कंपेयर कैसे करोगे? ये वाली बात है, क्लियर? यस सर। अब डी ऑप्शन आप लोग खुद कर सकते हो बेटा, ठीक है, वैसे तो बस सारा ऑप्शन मैंने बता ही दिया। चलिए, अब आता है 16 और 17। इसमें भी डेफिनेटली अच्छा खासा डाउट है ना। सर ये तो टॉपर से भी, मतलब रैंकर से भी नहीं बना होगा, ऐसा घटिया सवाल था। यार 2016 नहीं नहीं, ये तो बहुत, ये तो इजी काइंड ऑफ था, बच्चों ने गैस कर लिया था इसको, गैस नहीं करना था इसमें। इसमें एक सवाल 16 वाला सवाल तो काफी लोगों ने गैस कर लिया था। 17 में कैलकुलेशन करनी है। अब मैं आपको सोल्यूशन दूंगा ना, आपको लगेगा अरे यार ये तो कितना हल्का था। तो वो वाली बात है, कॉम्प्रहेंशन को देख के डरना नहीं होता है। कॉम्प्रहेंशन जनरली आपको सर आधा तो सर लैंग्वेज पढ़ के ही थक गया हुआ है इतना। हाँ हाँ, एक्चुअली ये अच्छा बच्चा जो होता है ना, जो जेई एडवांस में अच्छा स्कोर करता है, उसको पता होता है
कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जहां पर मेजॉरिटी बच्चे दम तोड़ देंगे, ठीक है। और सच बता रहा हूँ, ये उसके अंदर वो इतना सा आईक्यू होता है कि ऐसे कौन से सवाल है जहां पे मेजॉरिटी बंदे दम तोड़ देंगे, और अगर वो सवाल उसने तोड़ दिया तो उसको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाएगा। अब और उसमें सबसे अच्छी चीज होती है कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन कंप्लीट आईक्यू बेस्ड है। कॉम्प्रहेंशन की कोई प्रिपरेशन आपको करवा तो सकता नहीं है, वो आपका खुद का दिमाग है एग्जाम में। जैसे यहाँ पर एक अलग सी दुनिया बना दी इन्होंने, कुछ तो अजीब से कुछ कंडक्टिंग बॉल्स ले ली हैं जो कि कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और कुछ डेटा दे रखा है माइनस वी नॉट प्लस वी नॉट वाला कुछ डेटा दे रखा है। तो अब देखो, मैं आपको और एक चीज समझाना भी चाह रहा हूँ यार, कि कॉम्प्रहेंशन वाले सवाल अपने एडवांटेज की तरह हमेशा यूज करना चाहिए। कॉम्प्रहेंशन सवालों को देख के डरना नहीं चाहिए। लैंग्वेज ज्यादा होती है लेकिन कई बार सबसे इजीएस्ट प्रॉब्लम्स कॉम्प्रहेंशन के अंदर ही मिलते हैं आपको। बस वही होता है, वो एक क्योंकि नयापन होता है ना सवाल में, तो बच्चों को करने का मन नहीं करता, और इसलिए कई बार फिर बच्चे मार्क्स लाते नहीं है उनमें। और कॉम्प्रहेंशन में जो थोड़े से भी स्मार्ट बच्चे होते हैं वो कर लेते हैं उसको, और इजी मार्क्स होते हैं, बहुत इजी मार्क्स होते हैं। क्वेश्चन देखो, कंसिडर एन इवैक्यूएटेड सिलेंडर cylindrical chamber of high touch having rigid conducting plates ends, ठीक है, बहुत बढ़िया। number of spherical balls made of a lightweight and soft material coated with a conducting material are placed on the bottom, ठीक है। balls have a radius this, high voltage लगा दिया गया है minus v naught plus v naught, conducting surface, the balls will get charged and become equipotential with the place and are repelled by it। अब देखो क्या बोल रहा है, आपको पहले ही बोल दिया कि ये प्लस वी नॉट पे है और नीचे वाला बच्चे किस पर है, माइनस वी नॉट पे है। तो इसके साथ जो बॉल अटैच्ड होगी, क्या वो नेचुरली माइनस क्यू चार्ज पर होगी? क्योंकि इसने बोला है देखो, ड्यू टू देयर कंडक्टिंग सरफेस द बॉल्स विल गेट चार्ज, विल बिकम इक्विपोटेंशियल विद द प्लेट एंड आर रिपेल्ड बाय इट। इस लाइन का मीनिंग समझो कि जो चार्ज इस प्लेट से कनेक्टेड है, जैसे मान लो नीचे वाली प्लेट से कनेक्टेड है, तो नीचे वाला प्लेट किस पर है, नेगेटिव पोटेंशियल पे। इसका मतलब है ये भी नेगेटिव पोटेंशियल पर होगा, मतलब है इसका नेगेटिव चार्ज होगा, और नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव पोटेंशियल है तो क्या नेचुरली रिपेल करेगा और ये ऊपर की तरफ भागेगा, करेक्ट? यस समझ आया? यस अब जब ये ऊपर की तरफ भागेगा और वापस जैसे और वापस इस पर चिपकेगा, जैसे ही इस पर चिपकेगा क्या फिर से ये प्लस क्यू हो जाएगा? सोच कर सर, देखो। इंस्टेंटेनियसली कैसे होगा? थोड़ा टाइम लगेगा ना। यही ना बोला है इसमें कि आप ऐसा समझ लो कि बॉल बहुत छोटा है, प्लेट काफी बड़ी है, और टच करते ही हाँ तो चेंज तो आएगा ना, इंस्टेंटेनियस हो नहीं हो उससे क्या फर्क पड़ता है। आप ये देखो कि ये गया और ये बहुत छोटा सा बॉल है जो टच होते ही, कंडक्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या सीखा, कंडक्टर है तो तुरंत चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अगर माइनस क्यू चार्ज लेकर आया और चिपका उस पर तो प्लस क्यू आ गया, इसका मतलब है सर्किट के अंदर क्या टू क्यू चार्ज दौड़ गया होगा एक बॉल के करस्पॉन्डिंग। यस सर। नहीं समझ में आया? अरे माइनस क्यू था और इसमें प्लस क्यू आ गया तो टू क्यू का चेंज आया ना, ऐसा समझ लो टू क्यू हाँ आ गया सही है होगा सर, चेंज सर टू टू का है, सही है। एक पर्टिकुलर बॉल के हिसाब से बता रहा हूं मैं। तो क्या एक पर्टिकुलर बॉल पर टू क्यू चार्ज मिला होगा ना उसको, ठीक है, और जैसे ही प्लस क्यू होगा फिर से रिपेल होगा और रिपेल होके वापस जाएगा, वापस नीचे जाएगा, वापस नीचे आते क्या बन जाएगा, वापस माइनस क्यू बन जाएगा, बनेगा। तो उस केस में यहाँ से टू क्यू निकल जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब जब बॉल कोलाइड करेगा क्या तब तब सर्किट के अंदर चार्ज दौड़ ही रहा होगा, और ये कंटिन्यूअसली हो रहा है, देखो लिखा भी हुआ है। द बॉल्स विल इवेंचुअली कोलाइड विद द टॉप प्लेट वेयर द कोएफिशिएंट ऑफ कैन बी टेकन टू बी जीरो, सब लिखा हुआ है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द चेंबर कैन बी कंसीडर्ड एज दैट ऑफ अ पैरेलल प्लेट, assume that there are no collision between the balls and interaction between them is negligible, ignore gravity। समझाया तो इन्होंने बहुत तबियत से बेचारों ने, बहुत अच्छे समझाया कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन अब समझने वाला समझेगा ना, बाकी तो चलता रहता है। तो देखो क्या पोटेंशियल डिफरेंस टेक्निकली टू वी नॉट का लगा दिया इन्होंने, है ना। और ये आपके सामने मैंने डायग्राम आपके सामने बना के दे दिया कि ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ कहानी हो रही है। फिर 16th क्वेश्चन, द बॉल्स विल बाउंस बैक टू द बॉटम प्लेट कैरिंग द ऑपोजिट चार्ज दे वेंट अप विद। ये ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन द प्लेट्स। अब सिंपल हार्मोनिक के लिए आपको पता है कि फोर्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू पोजीशन, फोर्स शुड बी वेरिएबल, हाँ है ना, फोर्स शुड बी वेरिएबल, सबसे पहली कंडीशन एसएसएम की यही होती है। यस सर। Yes, sir. अब आप खुद सोचो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी क्या वो तो कांस्टेंट होगी? यस सर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो फोर्स भी कांस्टेंट होगा, इसका मतलब है एसएचएम तो नहीं करेगा, बी ऑप्शन देखते ही रिजेक्ट। द बॉल विल बाउंस बैक टू द बॉटम प्लेट कैरिंग द सेम चार्ज दे वेंट अप विद। अब बताओ
अपना तो हो ही गया ना, ऑप्शन क्लियर ही है, द बॉल्स विल स्टिक टू द टॉप Yes, प्लेट sir. एंड ये ऑप्शन करेक्ट है। बॉल लौटेगी जरूर क्योंकि रिपल्जन ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, और ये माइनस क्यू लेकर गया था और लौटते टाइम कितना लेकर आया था, प्लस क्यू लेकर आया था, करेक्ट। वापस जाएगा तो माइनस क्यू बन के जाएगा। ये कहानी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, और ये इस तरीके से ऊपर नीचे करते रहेंगे। तो ये 16 का ए ऑप्शन तो, और 16 का ए ऑप्शन पढ़कर थोड़ा सा अगर हिम्मत से पढ़ लेते ना तो 16 का ए ऑप्शन कर पाते। ठीक है सर वो चलिए। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन बोला है सर, तो मतलब क्यों मानेंगे कि वापस लौटेगा सर? कहाँ लिखा है इन इलास्टिक बेटा? E=0 दिया है ना सर, कोएफिशिएंट हाँ ऑफ रेसिस्टेंस। ओके, अरे परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब हो गया कि उनके बीच में जब जैसे कोलिजन होगा सेपरेशन स्पीड नहीं है ना, सेपरेशन स्पीड नहीं है, इसका मतलब हो गया कि इलास्टिक कोलिजन की वजह से या कोलिजन की वजह से में सेपरेशन स्पीड नहीं आएगी। लेकिन अब वही है ना, जाके लोगों को लगा चिपक जाएगा, इनइलास्टिक का मतलब क्या लगता है, चिपक जाएगा। अब यही प्रॉब्लम है, अबे चिपक कैसे जाएगा? तुमको नहीं लग रहा कि रिपल्जन है? मुझे बताओ इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है बेटा? ये काफी लोगों को कंफ्यूजन अभी मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, सुन लो ढंग से। इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब चिपकना नहीं होता है, इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है सेपरेशन स्पीड 0 होना। तो बात समझ में आती है? यस। ये डिफरेंस को ध्यान रखना, ये काफी अच्छे खासे टॉपरों में भी कंफ्यूजन होता है। कुछ दिनों पहले अभी मुझे ध्यान है आईपी वाले बच्चे के साथ मेरी बात हो रही थी, वो ये भी इसी बात पे कंफ्यूज था। मेरी बात सुनना, इन इलास्टिक जो अपन बोलते हैं ना E=0 कोलिजन, उसका मतलब कई बच्चे 11th में सोचते हैं कि दोनों बॉल चिपक जाएगी। दोनों बॉल वो बच्चे चिपकती नहीं है, दोनों बॉल के बीच में सेपरेशन स्पीड 0 होती है, इसलिए वो अपने को लगता है कि वो चिपक के जा रहे हैं। क्या बात समझ में आई? अरे चिपकने का मतलब ऐसा लग के फेविकॉल लगा के चिपका दिया बे, ऐसा थोड़ी हो रहा है, समझ गए? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो ये बहुत स्टैंडर्ड कंफ्यूजन है। अच्छा हुआ चलो किसी ने पूछा और ये क्लियर हुआ, आई होप। ठीक है 16 के आगे बढ़ रहा हूँ। 17 प्रॉब्लम, 17 अब सॉल्व करना है कि करंट के बारे में बताओ कि भाई करंट का क्या चल रहा है, क्या दुनिया होने वाली है। अब देखो करंट वैसे भी क्या होना चाहिए, क्या करंट होना चाहिए आपका 2Q/T, सोच के बताओ, जो भी एवरेज करंट आएगा। एक, अरे एक बीट की वजह से अगर 2Q/T इंटू एन कर देना भले ही, समझ में आ रहा है? यस सर, नहीं समझ में आया? आ गया ना सर, एक की वजह से अरे 2Q। सर्किट में 2Q चार्ज दौड़ रहा है, मान लिया कि टी टाइम, हर टी टाइम में एक पर्टिकुलर बॉल के परस्पेक्टिव से क्या टी टाइम में वो 2Q चार्ज सर्किट में दौड़ जाएगा? अरे क्रॉस सेक्शन से पार करेगा ना टी टाइम में, है ना? तो अपना टास्क है अब मुझे Q और N तो एक कांस्टेंट ही है, N इज अ कांस्टेंट, उसकी टेंशन मत लो, N इज अ कांस्टेंट। तो यार लिखना है तो लिख लो भले, N इज टोटल नंबर ऑफ Answer जो भी number ये of charge. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं, जो ये जो है ना कौन सी लाइट स्फेरिकल बॉल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ मैंने N बॉल्स मान ली। ठीक है चलो, तो अब मैं आता हूं कि इक्वेशन कैसे लिखना है नाउ। जो पोटेंशियल आएगा V0 पोटेंशियल पे बार बार कनेक्ट हो रहा है, तो क्या KQ/R लिखा जा सकता है? तो देयरफॉर Q इज इक्वल टू V0R/K। एक तो ये पहली बात अपने को ध्यान समझ में आ रही है कि हाँ चार्ज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। दूसरा, क्या हाफ QE/M इंटू टी स्क्वायर, बने रहना, हाफ QE/M इंटू टी स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू H। देखो है ना? अरे आवाज आ रही है कि नहीं? यस सर, यस। यस सर। हाँ ठीक है, ये तो मैंने सिंपल काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगाई। तो क्या मैं यहां से देख सकता हूं कि Q को मैं लिख सकता हूं हाफ, तो ठीक है, V0R/K, और E को लिख सकता हूं, E को मैं लिख सकता हूं वोल्टेज, है ना, कितना 2V0/H, देख लो, इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू H। बने हुए हो? देयरफॉर टी स्क्वायर इक्वल टू 2mkh स्क्वायर होल अपॉन 2 से 2 तक कैंसिल ही हो गया, अपॉन V0 स्क्वायर। क्या यहां तक बने हुए हो? तो देयरफॉर T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V0, करेक्ट? देखो, Yes, sir. और आपको पता है कि एवरेज करंट तुम्हारा, तो क्या Q तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V0 है? हो गया ना? Yes, sir. एवरेज करंट जो तुम्हारा 2Q/T मैंने बताया था, या एवरेज करंट मैंने बोला था प्रोपोर्शनल टू Q/T है, तो Q तुम्हारा V0 के प्रोपोर्शन में और ये तुम्हारा 1/V0 के प्रोपोर्शन में है।
तो क्या तुम्हारा एवरेज करंट आ गया बच्चे, वी नॉट स्क्वायर के प्रोपोर्शन में? क्वेश्चन क्लियर? सर Yes, sir. ई को 2v0/h क्यों लिखे? इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद करो, अब तूने पढ़ा है नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, फॉर्मूला होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सर ठीक है सर। चलिए अब 18th क्वेश्चन फिर से आप लोगों से नहीं होगा, ये भी चैप्टर का ही सवाल है, लेकिन आपसे क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी आपको गैल्वेनोमीटर की फंक्शनिंग नहीं पता। ये होना चाहिए आपसे आफ्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स। आफ्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स, ठीक है। गैल्वेनोमीटर कैसे वर्क करता है, अंदर अंदरूनी कैसे वर्क करता है वो आपको नहीं पता ना अभी, ठीक है। उसके अंदर एक स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग पर टॉर्क लगता है, मैग्नेटिक टॉर्क लगता है, वो सब चीजें अपन मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, है ना। तो अभी 18th भी अभी आप लोगों से नहीं होगा, उसको भी आप लोग अभी लीव कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट आता है 19। बताओ 19 हुआ क्या डाउट है? 19 का ए ऑप्शन बता दीजिए सर, सी तो आराम से आ गया। 19 का ए ऑप्शन बताना है, सी तो आराम से आ गया। चलो अब मुझे तो बताना सभी कुछ ही पड़ेगा। एनीवेज चलो देखो क्या है, टू आइडेंटिकल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, दो दे रखे हैं, have 10 ohm resistance and full deflection, बढ़िया। One of them is converted into a voltmeter of 100 millivolt, 100 millivolt में कन्वर्ट करना है अपने को, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आपका 2 है ही सही, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 10 है ही सही, तो डायरेक्ट आर भी निकल जाएगा ना यहाँ से, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस मिल जाएगा यहाँ से। कितना है एक बार फटाफट कोई कैलकुलेशन करके बैठा हो तो बताओ यार। 5000 आ रहा है क्या? 10⁴ आ रहा है 5 इंटू। 10 की बार 4 आ रहा है, ये सिर्फ तो ज्यादा आ रहा है 50 है ना, 50। और उधर +3 है। एक सेकेंड, 10 की पावर 3, 10 की पावर 5, सही बात है यार, बहुत ज्यादा वैल्यू आ रही है। 5 इंटू 10 की पावर 4 ओम्स, ये किसका आया बेटा? ये वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है, किसका? वोल्ट मीटर का। एंड इसके बाद में आपको एक और चीज बोली गई है, एम मीटर भी बना दिया गया है, 1 मिली एम्पियर फुल स्केल, है ना। कितना बना दिया? 1 मिली एम्पियर, तो 10 की पावर -3 इज इक्वल टू, और देख सकते हो जैसे कि आप 10 की पावर -3 का डायग्राम बनाते हैं, एम मीटर थोड़ा, एम मीटर का बना दिया 10 की पावर -3 वाला, है ना। इसका कुछ शंट होगा, इसका कुछ शंट है, ये आरजी है, तो डायरेक्टली निकाल लेता हूँ, क्या दिमाग लगाऊं, है ना। फॉर्मूला जो है मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर। आई इंटू, लेकिन मुझे तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है ना, मुझे तो एम मीटर का रेजिस्टेंस तो ये होगा ना पूरा, आर ए तो ये होगा। सर आरजी अपने को पता ही है, अपने को एस मिल जाएगा तो आर ए मिल ही जाएगा ना, और वो अपने फॉर्मूला लगा सकते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला, उसमें सिर्फ एस अननोन है। हाँ हाँ ठीक है। 10 की पावर -3 पे डायरेक्ट आ रहा था कि डायरेक्ट आर ए मिल सकता है क्या, वो देख रहा हूँ मैं, 1 मिनट रुको। 10 टू द पावर -3 इंटू आर ए, क्या दिस शुड बी इक्वल टू कैपिटल आरजी में से कितना पास होगा सोच के देखो, वो बता रखा है ना 2 माइक्रो एम्पियर, 2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू आरजी, ये कर सकता हूँ ना। क्या क्या समझ में आया? यस सर, पोटेंशियल सेम कर दो। पोटेंशियल मैंने पूरे सर्किट का, इन दोनों ए और बी का इक्विवेलेंट, आर ए क्या आएगा? आर ए इज टेक्निकली एस और आर जी का इक्विवेलेंट ना, तो 10 टू द पावर -3 इंटू आर ए। नहीं तो बच्चे क्या करते, जैसे तूने क्या किया, एस निकाला, फिर एस निकालने के बाद में आर जी इंटू एस अपॉन आर जी प्लस एस, यही किया होगा ना। यस सर। चलेगा, उससे भी मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन जब मुझे दिख रहा है कि मैं डायरेक्ट आर ए निकाल सकता हूँ, तो मैं क्यों पहले एस निकालूं? एस की जरूरत ही नहीं है ना कहीं, मैं एस के पीछे क्यों पढ़ूं, एस की जरूरत ही नहीं है, तो मैं शंट को निकाला ही नहीं, उसके बिना ही डायरेक्ट आर ए निकाल सकता हूँ। तो आर ए देखो कितना आ गया, 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर -3, है ना। और आर जी आपका दे रखा है, आर जी कहाँ गया, 10, तो ये आ गया बेटा 0.0 10 टू -2, 0.02 ओम्स। अब इसमें जब बोला राउंड ऑफ किया ना, राउंड ऑफ आप लोग को डायरेक्ट इतना बढ़िया वैल्यू, अब जब तुम वो करोगे ना पैरेलल वैरेलल वाला, तब तुम्हें राउंड ऑफ करना पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट आंसर आ रहा है देखो, अच्छी कैलकुलेशन, इजी कैलकुलेशन से। तो चलिए
यहाँ तक अपन पहुंच गए, अपने को आर ए की वैल्यू पता है, आरबी की वैल्यू पता है। बने रहना भाई, अभी जिंदा होना कि निकल लिए आधे लोग? अभी कितने लोग जिंदा है प्रेजेंट हैं? सर, मैं पहले 4 है सर, है, आज डिस्कशन है ना। डिस्कशन में भग जाते हैं लोग, मेरे को तो तभी लगता है यार डिस्कशन में क्यों नहीं रहते हो। चलो अच्छा है हो तो। एक सर मिनट, करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा चल करंट पे थोड़ा अच्छा लगा, मजा आया थोड़ा। यस यस सर, सर, बहुत बहुत अच्छा अच्छा चैप्टर लगा, है बहुत ये अच्छा। ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला चैप्टर है ना? काफी हद तक कॉन्फिडेंस फिजिक्स में बढ़ जाता है इस चैप्टर से। अच्छा लगता है कि यार सर शायद ये मेहनत और करें तो शायद बन जाए। ये वाला कॉन्फिडेंस जरूर दिला देता है ये चैप्टर। सर ये और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। यस सर, 12th का अभी हाँ तक सारा चैप्टर लग रहा है कि वाह, आपने मतलब कोई भी सवाल आएगा तो ट्राई तो कर ही सकते हैं एटलीस्ट, मतलब ट्राई ऐसा कर नहीं कि सकते पेन हैं ही बिल्कुल। उठा पाएंगे। करेक्ट है। चलिए 19th में अभी अपन ने आर ए आरवी की वैल्यू निकाल दी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। These are then used to measure the voltage and current in the Ohm's law experiment with R equal to 1000 ohm resistor by using an ideal cell। अब देखो बेटा, अब कुछ तो इन्होंने धूम मचाई है। R equal to 1000 ohm ले लिया, और नेचुरली उसके अक्रॉस अपन क्या लगाएंगे? आरवी लगाएंगे, वोल्ट मीटर लगाएंगे, है ना? और एम मीटर यहाँ पे लगाएंगे, और by using an ideal cell। These are then used to measure the voltage and current in the Ohm's law experiment, which of the following statement is are correct। तो ये आपका ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल है, और ई की वैल्यू आपको पता ही नहीं है। अब आपसे पूछा है बताओ, ये जो मेजर्ड वैल्यू होगी आर की, ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट विद आर इक्वल टू 1000 ओम। ओके, आर की वैल्यू 1000 ओम दे रखी है, और इसकी वैल्यू अपने को मेजर करनी है। आर की वैल्यू दी क्यों है सालों ने जब मेजर करनी है? एक सेकंड, सर शायद एरर का पूछ रहा हूँ। ऑप्शन में एरर तो है ही नहीं कहीं। लेकिन सर दिया 1000 और रेंज उसके नीचे है, तो सर शायद एरर का कुछ हो। नहीं, एरर तो है, एरर तो आना ही है, वो तो दिख ही रहा है, क्योंकि आइडियली एम मीटर को यहाँ पे होता है ना, तो आएगा सही वो, ठीक है, वो तो अंडरस्टूड है, वो तो एरर तो आएगा, लेकिन पर्पस नहीं है इसका कोई। चलो ठीक है, एनीवे सॉल्व करते हैं। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आपने ऊपर निकाला था, कितना आया था, कहाँ गया? 5 इंटू 10 की पावर 4। और एम मीटर का रेजिस्टेंस 0.02 ओम। और बैटरी अपन ने आइडियल ले रखी है, चलो कुछ तो आइडियल है। और अब आपको पूछा है मेजर्ड वैल्यू ऑफ आर कितनी होगी, तो देखो चलो मेजर्ड वैल्यू ऑफ आर कितनी हो सकती है। भाई उसमें तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्या करोगे? इसमें तो कोई इलाज ही नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं दिख रहा मेरे को तो। सर्किट का करंट निकालो पहले, ये आई, और लेट्स से इसके अंदर चला गया आई डैश, है ना? तो बने रहो। आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आई विल बी ई अपॉन आर इंटू आर वी अपॉन आर प्लस आर वी, है ना? प्लस जीरो पॉइंट पॉइंट जीरो टू, या इसको भी आर ए लिख देता हूँ मैं, आर ए। ये तुम्हारा आई है, ठीक है। और आई डैश क्या हो जाएगा? आई डैश हो जाएगा, आई डैश हो गया तुम्हारा आर इक्विवेलेंट, मतलब वो तो आई डैश निकालना है ना। हाँ, तो वोल्टेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा पहले। तो वोल्टेज डिफरेंस हो जाएगा आई इंटू आर आर वी होल अपॉन आर प्लस आर वी। क्या ये पूरा पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया मुझे? डिवाइड बाई आर करूंगा, देखो ये वाली वैल्यू क्या दे रही है मुझे, समझ में आ रहा है? चेक करो, आर क्या की ये इसके वैल्यू। अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा? इस वैल्यू से क्या मिल रहा है? देखो बच्चों, सब लोग ध्यान दो यार। इस पर्टिकुलर वैल्यू से क्या मिला मुझे? इसके अक्रॉस का वोल्टेज डिफरेंस मिल गया, और उसको डिवाइड बाय अगर मैं आर कर दूं तो क्या मुझे आई डैश मिल जाएगा? Yes. यस सर। और बट मैं आई डैश क्यों निकाल रहा हूँ? मुझे नहीं चाहिए, बट मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे डेल्टा भी चाहिए। क्या वोल्ट मीटर की रीडिंग ये आएगी? चेक करके बताओ। यस सर। वोल्ट मीटर की रीडिंग डेफिनेटली ये आएगी। अब मुझे वैल्यू ऑफ
कैपिटल आर चाहिए जो रीडिंग आएगी। रीडिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट जो होती है ना, रीडिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या होना चाहिए? रीडिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट होता है रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर अपॉन रीडिंग ऑफ एम मीटर। तो क्या रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर आएगी आई इंटू आर आर वी अपॉन आर प्लस आर वी। वोल्ट मीटर की रीडिंग तो ये आनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक तो This सहूलियत दे रहे हैं, meeting is सहूलियत क्या दे being रहे हैं, रेंज बढ़ा recorded. दी, एरर कम कर दिया, और वो टेक और कर कुछ नहीं रहे हैं, वो सिर्फ एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर जैसे लोग हैं जो मल्टीप्लाई करके चीजों को अच्छा कर दे रहे हैं। दैट्स इट। इस तरीके से सोचोगे तो कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। हाँ सर, क्लियर है। ठीक है, चलिए भाई, अब पार्ट 2 पे आ जाते हैं। पार्ट 2 में कुछ बचा है, 1 to 10 में कोई सवाल बचा है डिस्कस करना तो बताओ फटाफट। नहीं सर, नहीं है। 11 से 20 में कोई पेंडिंग है? 14 बता दीजिए सर। 14th क्वेश्चन। 11 भी 11 में भी डाउट है।
50 ohm resistance is connected to a battery of 5 volt. A galvanometer of resistance 100 ohm is used to be used as an ammeter to measure. 50 ohm resistance है जो बैटरी के साथ कनेक्टेड है ना, 50 ohm resistance connected to a battery of 5 volt. Galvanometer is used to be an ammeter. ठीक है, ठीक है. Which of the following should be employed if the measured current is within 1% of the current without the ammeter in the circuit? अरे खाली एरर देखना है, 1% छोटा होना चाहिए. तो शॉर्टकट से भी कर तो सकते हैं वैसे तो, क्योंकि एरर बहुत छोटा है 1%. तो मेहनत करवाएगा यार सवाल तो. 50 ohm resistance is connected to a battery of 5 volt. डायग्राम बना 50 ohm 5 volt. Galvanometer resistance 100 ohm is to be used as an ammeter to measure current through the resistance. एक ammeter दे रखा है जिसका resistance दे रखा है आपको 100 ohm. और a resistance RS is connected to the galvanometer. For this a resistance RS is connected to the galvanometer. Okay, इस galvanometer का resistance 100 ohm है. और अपन ने अभी एक शंट रेजिस्टेंस लगाया, और शंट रेजिस्टेंस लगाने के बाद में जो आपका एमीटर के बिना जो करंट था और अब जो करंट आएगा उससे बताना है कि एरर 1% से कम होगा. हे भगवान, चलो ठीक है. तो आई एक्चुअल कितना आना चाहिए बताओ? आई एक्चुअल आना चाहिए 1/10 एम्पियर. सही बात हाँ है ना? एमीटर के बिना. यस सर, यस. है ना, एमीटर के बिना इतना होना चाहिए. अब जो आई मेजर्ड है बहुत सिंपल है. आई मेजर्ड जो होना चाहिए क्या वो हमेशा लेस देन, या चलो मैं अभी इक्वालिटी ले लेता हूँ, फर्क नहीं पड़ता ऐसे क्वेश्चंस में. इक्वालिटी ले लेंगे तो कितना आना चाहिए? 1/100 नहीं, 0.1% का एरर, तो 1/10 इंटू 99 ले लूं, 99/100. बट 1% का एरर है ना, हाँ तो सर, अगर मैं सही है. सही है ना, 1% आई मैच का कितना ही error. आएगा? यस तो सर, 5 अपॉन और ये हो जाएगा आपका 5/50 प्लस 100 एस अपॉन 100 प्लस एस. यहाँ से फिर आप एस की वैल्यू चेक करो. और ये तो अपने को पता ही है कि अपन हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, तो खाली पैरेलल का ऑप्शन चेक करना है बस. सीरीज तो बेवकूफी है. सीरीज में तो नहीं लगाओगे ना, पैरेलल में लगाओगे. इन दो ऑप्शन में चेक करना है. डायरेक्ट या तो वैल्यू डाल के देख लो, 1 ओम डाल के देख लो, सॉल्व करो, उससे बेटर है 1 ओम डाल के चेक कर लो ये वैल्यू इसके आसपास आ रही है क्या. आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो 0.5. यही तो करना है 11th में, और क्या करना. अब तो कर लोगे. हाँ सर. सर एक 9th में सर 9th में सर इक्वेशन सर बनाया है, एक बार सर चेक करना था सर. जैसे कि पी पॉइंट को x मान लिए ना, हाँ तो सर क्यू पॉइंट को 0 मान लिए, तो x माइनस 0/1 होगा, प्लस हाँ, फिर x माइनस 9/2 होगा. 2 नहीं होगा ना बेवकूफ. सॉरी 5 9 होगा, कहाँ 5 से होगा. आया 3 था? प्लस 2 5. हाँ, हाँ 3 प्लस 2 5 हो जाएगा. हाँ, और x माइनस 6/3 होगा. इससे सर नहीं आ रहा है. x प्लस 6 होगा ना सर? x प्लस 6/3 होगा ना. अच्छा यस सर, यस सर. पॉजिटिव साइड 6 है. यस. चलिए, अब इसके बाद में 14th क्वेश्चन कोई बच्चा बोल रहा था. 14th में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. अब देखो इसका सब मतलब सभी बढ़िया है. रियोस्टेट कैन बी यूज्ड एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, तो ये बिल्कुल सही बात है. रियोस्टेट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर का मतलब है रियोस्टेट एक ऐसी चीज है जिसका रेजिस्टेंस आप वेरी कर सकते हो. सही बात. यस तो सर. अगर आप इसका रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हो, इसका मतलब है कि आप उस ब्रांच से पास होने वाले करंट को चेंज कर सकते हो. जैसे कि आपने यार पहले क्वेश्चन हुआ करता था यार, एक सेकंड दिखाता हूँ. ठीक है छोड़ो. पोटेंशियल ये आपके इसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर स्टेटमेंट लिखा हुआ है. ये जो पूरा क्वेश्चन है ना जो अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं, ये एकदम एज इट इज एनसीईआरटी के अंदर ऐसी लाइनें लिखी हुई है. ठीक है, तो अब जो वही है
जेई मेन एग्जाम एक्चुअली एनसीईआरटी बेस्ड होती है, एनसीईआरटी बड़ी पसंद है जेई मेन को, तो वो एनसीईआरटी से चुन चुन के लाइनें ढूंढता है और सवाल बना देता है। अब जैसे रियोस्टेट कैन बी यूज्ड पोटेंशियल डिवाइडर, रियोस्टेट एक ऐसी चीज है जिसका रेजिस्टेंस चेंज होता है, ठीक, तो वो रेजिस्टेंस चेंज करने की हेल्प से क्या आप पोटेंशियल को चेंज कर सकते हो ना उस ब्रांच में। हाँ सर। जैसे आपको बताता हूँ होता क्या है। जैसे एक बैटरी है ना, अब टाइम तो निकल ही गया तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, ढंग से देख लो। ये रेजिस्टेंस है और लेट्स से बेटा ये कुछ अपना रियोस्टेट है, ये रियोस्टेट है। तो पता है क्या होता है, जॉकी जो होती है ना, अपन कभी यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, कभी जॉकी को उठाकर यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, ये पूरा रेजिस्टेंस है कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब जरा सोचो, अगर मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया है ना, एक सेकंड, अगर इस जगह पे कनेक्ट किया तो क्या आप देख पा रहे हो, जब इधर कनेक्ट करूंगा तो सिर्फ इतना ही रेजिस्टेंस सर्किट का एक्टिव पार्ट में है, बाकी का रेजिस्टेंस लटक रहा है। यस सर। सही बात। और अगर मान लो मैंने यहाँ से उठाकर इसको इधर कनेक्ट कर दिया तो इतना एक्टिव हो जाएगा, बाकी का पार्ट ऐसे ही हवा में लटक रहा है, इसका कोई सेंस नहीं है, वो सर्किट का पार्ट नहीं बना। मतलब मैं अलग अलग जगह पे ले जाकर क्या पोटेंशियल को घटा बढ़ा सकता हूँ ना सर्किट के अंदर। सर यस सर, रेजिस्टेंस चेंज करेंगे तो पोटेंशियल तो चेंज होगा ही ना सर। हाँ, तो रेजिस्टेंस को कैसे चेंज करते हो, मतलब जैसे रेजिस्टर तो होता ही है जैसे है ना, अब रेजिस्टेंस को, जैसे मैं वही बता रहा हूँ कि एक रेजिस्टर है, एक कंडक्टर है पूरा, तो अब अगर मैं एक जॉकी को यहाँ कनेक्ट कर दूं और बाकी सर्किट को ऐसे बना के रखूं, बाकी सर्किट अपनी ऐसी कैसी है, ये सर्किट है अपनी पूरी, है ना, ये पूरी सर्किट है इसकी कुछ बड़ी हुई, तो अब जरा देखो ना यार, तो अब मैं इसको अलग अलग जगह पे ले जाकर इसको मैं पोटेंशियल डिवाइडर की तरह इसको यूज करता हूँ। मैं अलग अलग पोटेंशियल मुझे लेने हैं सर्किट के अंदर तो मैं ले सकता हूँ, तो ये सब अपने ऊपर चॉइस होती है। तो एक रियोस्टेट की मदद से, रियोस्टेट वेरिएबल रजिस्टर जो होता है उसको अपन एज अ पोटेंशियल डिवाइडर भी यूज करते हैं, सर्किट के अंदर काम आते हैं ये सब चीजें। सर रियोस्टेट से और करंट इसको चेंज कर सकते हैं? डेफिनेटली रियोस्टेट एक ऐसी चीज है जो वेरिएबल रजिस्टर है ना, तो रजिस्टर चेंज करेगा तो सर्किट में करंट चेंज नहीं होगा, होगा। तो सर पोटेंशियल भी चेंज होगा और करंट भी चेंज होगा? हाँ भाई, क्या कर रहा है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पोटेंशियल चेंज करेगा तो करंट चेंज नहीं होगा। सेकंड बी ऑप्शन, किरचॉफ सेकंड लॉ रिप्रेजेंट एनर्जी कंजर्वेशन, बिल्कुल सही है, जितना पोटेंशियल राइज होगा उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप होगा पूरे सर्किट में। यस सर, तो ये ये तो भी सही सही है, तो पोटेंशियल एनर्जी से कनेक्टेड है, तो किरचॉफ सेकंड लॉ एनर्जी कंजर्वेशन का ही एक अनदर फॉर्म है, ऐसा अपन कह सकते हैं। जो कंफ्यूज करता है वो है तीसरा और चौथा, ठीक है। Wheatstone bridge is the most sensitive when all of the four regions are the same magnitude। अब ये बिल्कुल करेक्ट है, आपको मैं आइडिया देता हूँ कैसे। सर सेंसिटिव का मतलब भी एक बार समझा दीजिए। सेंसिटिव का मतलब मैंने वही बताया था कि सर्किट के अंदर अगर आप छोटा मोटा भी चेंज करो ना, सर्किट को पता लगना चाहिए कि चेंजेस हुए हैं। अब देखो, जैसे मान लो मैंने 10 ओम लिया, ये 20 ओम लिया, है ना, और ये मैंने लिया 10,000 ओम, और ये मैंने ले लिया 20,000 ओम। बने रहना ढंग से देखना, क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन है? यस सर। बिल्कुल है, ठीक। और गैल्वेनोमीटर नल रीडिंग देगा, बिल्कुल देगा। अब जरा दिमाग चलाना, अगर मैंने 20,000 ओम को 20,001 ओम कर दिया ना, क्या तब भी ये रेजिस्टेंस, ये गैल्वेनोमीटर अभी भी इस रेशियो को लगभग उतना ही बताएगा, हाफ ही बताएगा। उसके Yes. लिए बहुत नेग्लिजिबल सा चेंज हुआ है ये। अब तो 10,000 को 20,001 से डिवाइड करोगे, क्या लगभग अभी भी 0.499 टाइप का आंसर आएगा। बात समझ में आ रही है? और अगर इसी की जगह पे अगर मैं 20 ओम ले लूं, बने रहना 20 ओम और 40 ओम, अब मैं 40 को 41 कर दूंगा ना, तो कैलकुलेटर पगला जाएगा, बोलेगा तुरंत करंट आएगा इसमें। ये छोटा चेंज है, लेकिन छोटा चेंज कैलकुलेटर सेंसिटिव कब हुआ? जब आप 10,000 में 1 का इजाफा करोगे और तुम 10 में 1 का इजाफा करोगे, तो गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव कब होगा? 10 में 1 जब करें। जब 10 में 1 करोगे ना, जब आपको परसेंटेज चेंज बड़ा दिखे। बात समझ में आ रही है? परसेंटेज चेंज बड़ा होगा। सर अगर 10 में अगर 0.222 ऐसे छोटा चेंज करते हैं तब फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ, नहीं पड़ेगा, लेकिन अब जो अपने, लेकिन अपन प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं ना बच्चे, जैसे प्रैक्टिकली आप जब, ये सब प्रैक्टिकल सवाल है, अब आपके जो डाउट होते हैं ना वो थियोरेटिकल होता है। अब रेजिस्टेंस जो अपने को अवेलेबल होंगे लेबोरेटरी में, उसके अंदर क्या होता है 1 ओम 2 ओम 3 ओम ऐसे वैल्यूज बढ़ाते हैं अपन, है ना, इस एक्सपेरिमेंट में।
तो रेजिस्टेंस 1 ओम 2 ओम के हिसाब से अपन चेंज करते हैं। अब बोलो सर मैं चाहूं तो मैं मिली ओम में भी तो कर ही सकता हूं ना, तो यार कर तो सकते हो, लेकिन फिर वो प्रैक्टिकलिटी से आप अलग हो जाते हो, है ना। इसलिए इन क्वेश्चंस या इस चैप्टर के अंदर लेबोरेटरी का बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो आपको वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आप लेबोरेटरी विजिट करते हो। तो व्हीटस्टोन ब्रिज मोस्ट सेंसिटिव कब होगा, जब चारों रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के होंगे, तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगर मैं बहुत ज्यादा ऑर्डर चेंज कर दूंगा, जैसे 10-20 था और वहां पे 10,000-20,000 किया था, और उसमें आप अगर 1-2 ओम का चेंज करोगे ना, तो सर्किट क्या है, गैल्वेनोमीटर क्या है, वो पोटेंशियल पहचान नहीं पाएगा, और वो अभी भी बताएगा कि हाँ अभी भी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज ही चल रहा है। जब वो जो गलत है ना, क्या 10,000 जब यहाँ पे था, है ना, और यहाँ पे जब 20,000 एक कर दिया मैंने, तो टेक्निकली ये नहीं है ना, थियोरेटिकली अपने को पता है कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन नहीं है, लेकिन गैल्वेनोमीटर बेचारा नहीं पहचान पाएगा। ठीक है, वो इतना सेंसिटिव नहीं है। तो सेंसिटिव कब होगा अपना गैल्वेनोमीटर, जब सेम ऑर्डर के होंगे, और जब आप चेंजेस करोगे तो वो पकड़ लेगा। तो ये थर्ड ऑप्शन आपका ट्रू है। अब कोई बच्चा जो है, जो एनसीईआरटी हल्का फुल्का पढ़ता है, तो उसको वो पता है क्या करेगा, 1 2 3 ऑप्शन को देखेगा ही नहीं, वो सीधे चौथे ऑप्शन में जंप करेगा। और चौथा ऑप्शन उसको पता है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर रटवा रखा है ये क्वेश्चन। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर आप सेल और गैल्वेनोमीटर को एक्सचेंज करते हो, तो नल पॉइंट डिस्टर्ब नहीं होता है। देखो जरा चौथा ऑप्शन जिसका बता रहा हूं, देखना। अपना गैल्वेनोमीटर जैसे इस तरीके से अरेंज्ड है, ये गैल्वेनोमीटर और ये सेल, ये ई, मैं नाम दे देता हूँ पी क्यू आर एस, ये रजिस्टर थे अपने, मैंने नाम दे दिया। ठीक है बच्चे, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं और यहाँ पर अगर नल पॉइंट आया, इसका मतलब क्या, पी बाई आर बराबर क्यू बाई एस होगा, अगर यहाँ पे नल पॉइंट आ रहा है तो, है ना, सही बने हुए। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, गैल्वेनोमीटर और बैटरी जो सेल है, उसकी मैं पोजीशन को इंटरचेंज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, पोजीशन को इंटरचेंज कर रहा हूँ। जैसे आप पोजीशन को इंटरचेंज करोगे, डायग्राम क्या बनेगा, वो वैसे रहने दो जैसे लोग हैं, पी क्यू आर एस को वैसे रहने दो, और जहां पे गैल्वेनोमीटर था वहां बैटरी लगा दूं, और जहां बैटरी थी वहां पे गैल्वेनोमीटर लगा दूं। करेक्ट, क्या मैंने इंटरचेंज कर दी पोजीशन, समझ आ रहा है यस सर। है ना। तो अब मुझे बताओ, अब अगर फिर से इसके अंदर क्या आना है, बोल रहा था क्या बोल रहा था, अब अगर फिर से इसमें नल पॉइंट आना है, जैसे मान लो वापस नल पॉइंट आया, फॉर नल पॉइंट इक्वेशन क्या बननी चाहिए इस वाले डायग्राम में, क्या बनेगी, आर अपॉन एस बराबर पी अपॉन क्यू। क्या ये इक्वेशन और ऊपर वाली इक्वेशन बिल्कुल सेम है। यस इसका मतलब है कि अगर मैं गैल्वेनोमीटर और सेल को इंटरचेंज कर लूं आपस में, क्या नल पॉइंट चेंज होना चाहिए, नहीं होगा। फंडा समझ में आया। जब हम लोग बोर्ड का प्रिपरेशन करेंगे तो एनसीईआरटी में ये सब तो पढ़ ही लेंगे ना, जो ये सब रटने वाला हाँ चीज होता बिल्कुल, वही कह रहा हूँ एग्जैक्टली। तो तुम बोर्ड के लिए पढ़ोगे ना, तो इस सब चीजें तुम्हारे, ये वाला क्वेश्चन तो एटलीस्ट हर बच्चा पढ़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। तो वो ये सवाल दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, सॉल्व करवाया है तुम्हें, है ना, तो ये तो बच्चा पढ़ता ही है। तो अभी आप लोगों का लग रहा है कि यार ये तो अच्छा लेवल है यार, जेई मेन का बढ़िया सवाल पूछा है, लेकिन जब आप एग्जाम के लिए जाओगे ना, तो ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, क्योंकि आप तब तक बोर्ड डेफिनेटली पढ़ चुके होंगे, एनसीईआरटी पढ़ चुके होंगे, तब ये बहुत ईजी लगेगा। है, अगर ठीक बोर्ड है हुआ तो। हाँ, चलिए आगे। और कोई डाउट रहा क्या 20 तक, और कोई डाउट है क्या, अभी सब इजी इजी है। देखो बच्चों बताओ 23 तक और कोई डाउट है। नो सर। हाँ, ठीक है, डन। तो इसी के साथ अपना करंट को अच्छा, सर बता दीजिएगा सर पीछे वाला, कौन सा बता, सर पार्ट 3 में सर 9 नंबर सर। एक्सरसाइज 1 या 2, 2 सर। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 का 9 नंबर। हाँ, क्या हुआ इसमें, सर एक बार बता दीजिए सर, नहीं समझ आ रहा। battery of EMF 10 volt and internal resistance 2 ohm is connected to an external resistance 8 ohm as shown in the figure। अब इसके अंदर मैंने बताया था कि नॉन कंजर्वेटिव फील्ड वर्ड जो है ना, वो नॉन कंजर्वेटिव की जगह पे केमिकल फोर्स होना चाहिए, ये मैंने बताया था। ये जो डी ऑप्शन है ना, वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाइल
unit positive charge moves from Q to P along the arrow is 10 जूल। तो ये जो मैं चीज बता रहा हूँ, ये नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड से बेटर टर्म यहाँ पर क्या होना चाहिए, केमिकल फोर्स होना चाहिए। केमिकल फोर्स कितना वर्क करेगा Q से P में ले जाने में? 10 जूल करेगा, वो तो करेगा ही। उस 10 जूल में से 2 जूल एनर्जी कौन खा जाएगा? ये रेजिस्टेंस खा जाएगा। और सर बाकी निगेटिव बचा हुआ 8 जूल इसको मिलेगा। सर, वो साइन में सर नेगेटिव पॉजिटिव है, हाँ हाँ, तो वो पॉजिटिव होगा ना? डी ऑप्शन तो पॉजिटिव ही है ना, सही तो है। सर वो ए और बी में सर। वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव वाला यूनिट पॉजिटिव चार्ज पासेस थ्रू बैटरी फ्रॉम Q टू P। कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो प्लस ही वर्क हुआ है ना, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, इसमें क्या पूछ रहे तू? वही प्लस माइनस मतलब प्लस ही 8 होगा सर। 10 जूल था तो जूल सर खत्म हो गया। यार वर्क करने वाली तो तेरी वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव। ये जो केमिकल फोर्स है वो वर्क कर रहा है ना, यस सर। और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो तो नेगेटिव वर्क करता है ना। बैटरी का वर्किंग याद है? भूल गया? यस सर, समझ गया, अब याद आ गया। हाँ, बैटरी की वर्किंग में वो तो नेगेटिव वर्क करेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स नेगेटिव वर्क करता है, और सर, जो यहाँ केमिकल फोर्स है, केमिकल फोर्स पॉजिटिव वर्क करता है। अब केमिकल फोर्स को इन लोगों ने यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, जो मेरे हिसाब से सही नहीं है। मैंने किसी भी किताब में नहीं पढ़ा कि नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहिए। बेटर होता कि इसको केमिकल फोर्स लिखा जाता है, जो मैंने आपको क्लास में समझाया भी था, डिस्कशन के टाइम पे बताया। केमिकल फोर्स होना चाहिए, नॉन कंजर्वेटिव नहीं। सर कंजर्वेटिव अगर लिख दिया तो हम लोग माइनस डेल यू भी करके निकाल सकते हैं ना दोनों पॉइंट। हाँ, माइनस वैल्यू करके भी निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। कंजर्वेटिव के लिए कर सकते हो। हाँ सर, ठीक है, थैंक यू। ओके बेटा। सर एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 का 10th वाला होता है। किसका बेटा? एक्सरसाइज 2 का पार्ट फर्स्ट का 10th। एक्सरसाइज 2 का पार्ट फर्स्ट का 10। अब ये काम करना ना बेटा, आज आपकी डाउट क्लास वैसे भी है, और मैं डाउट क्लास सुन लो सब लोग। डाउट क्लास अभी मैं आपकी आज बिफोर लंच ही ले लूंगा। आप लोग मॉर्निंग में फ्री हो जाओगे। अभी आप लोगों की 2 ही क्लास है ना आज? कितनी क्लास है? 2 ही है सर, अभी खत्म हो जाएगा 2 ही है ना? 11:30 तक। हाँ, 11:15 फ्री हो जाओगे ना, तो मैं 12 बजे के आसपास, ताकि जिसको थोड़ा खाना वाना हो तो खा लेना। 12 बजे ही आपकी डाउट क्लास, मैं बोल रहा हूँ 12 बजे आपकी डाउट क्लास रहेगी फिजिक्स की। जो आपकी इवनिंग में शेड्यूल्ड है वो सुबह ही 12 बजे मैं ले लूंगा। सर आप 1 लोग बजे जिसके नहीं होगा डाउट सर, हैं अभी भी, पढ़ लेंगे सर, डाउट सर सब हो जाएंगे। अब तुम डाउट इकट्ठे अब करने बैठोगे जब डाउट क्लास के पहले? कैसे लोग हो भाई? डाउट तो तुम्हारे ऑलरेडी होंगे ना। हाँ सर, लेकिन टेस्ट पेपर वाला सर था। तो टेस्ट पेपर वाले मार्क नहीं किए अभी तक तुमने? सर टाइम तो लगेगा ना, मतलब देखते हैं। बहुत पहले सर किए थे सर, फिर से एक बार देखना पड़ेगा वो कहाँ डाउट था। बहुत बड़े बात। ठीक है, सर 12:30 कर लूंगा मैं। चलो 12:30 यस 12:30 यस पे मैं डाउट क्लास यस लूंगा। 12:30 से 1:30 तक जितना भी चलेगा वहां तक अपन डाउट क्लास लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अपन फिर। सर इसी ऐप से ज्वाइन होना है? क्या बेटा? इसी ऐप से ज्वाइन होना है सर? हाँ, मैं बता दूंगा ना आपको, लिंक शेयर कर दूंगा, या तो फिर बता दूंगा कौन सी चीज ज्वाइन करना है, आइडिया दे दूंगा मैं आपको। ठीक है, थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू। बाय बच्चे।